अच्छा, मुझे ये बताओ कि हिस्ट्री जीएस पेपर कौन सा होता है? 1 2 3 या 4? कौन बताएगा? हाँ, 1। ओके। एंड सो हिस्ट्री कितने कंपोनेंट्स पढ़ने होते हैं जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स, क्या डिफरेंट, कौन कौन सी हिस्ट्री पढ़नी होती है? हाँ हाँ, मतलब देयर इज एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक बात है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री एंड व्हाट इज पोस्ट? प्री इंडिपेंडेंस होती है आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस होती है आजादी के बाद की हिस्ट्री। ठीक बात है जी? सो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इंडियन हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं। देन वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होती है एंड आर्ट एंड कल्चर भी पढ़नी होती है। आप प्रिपरेशन करो सिविल सर्विसेज की, कोई मर्जी, चाहे वो है यूपीएससी, चाहे वो है स्टेट पीसीएस, कौन सी स्टेट, कोई भी स्टेट, आप ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री कवर किए बिना नहीं जा सकते। ठीक बात है जी? दिस थिंग इज क्लियर। नाउ व्हेन इट कम्स टू पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, आपसे ये सवाल किया जाएगा हर सब्जेक्ट की तैयारी से पहले कि कितनी वेटेज का वो सब्जेक्ट आता है ना, कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है, पूछा जाता भी है कि पूछा ही नहीं जाता। ये बात समझ गए? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इन इटसेल्फ, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो क्या मतलब है इसका, कि क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री सिर्फ आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ते, ऐसे राइटिंग में इसका काम आएगा बहुत जबरदस्त। इंटरनेशनल रिलेशंस आप समझ ही नहीं पाओगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। राइट? बेसिकली आजादी के बाद इंडिया में क्या कुछ हुआ, ये कहानी है। हमारे साइंस के प्रोग्राम्स कैसे डेवलप हुए, जवाहरलाल नेहरू की टर्म के दौरान हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, प्लानिंग कैसे हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे कौन कौन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईएम, आईआईटी, एम्स, स्पेस प्रोग्राम जो बाद में इसरो का रूप लेगा, एटॉमिक रिसर्च का प्रोग्राम जो बाद में इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाएगा, हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे और अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। उसके बाद अगले कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आए, इंदिरा गांधी के समय पर क्या हुआ, बांग्लादेश कैसे बन गया, राजीव गांधी के समय पर क्या हुआ, कैसे इंडिया डिजिटल हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए, ये सारी कहानी इज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये बात समझ गए आप? तो ये सिर्फ हम एक सब्जेक्ट नहीं कर रहे, हम तीन चार सब्जेक्ट्स कर रहे हैं जब हम ये कहानी समझ रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का क्या रोल था, ये भी इसमें पढ़ा जाएगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या चीज थी, वो भी इसमें पढ़ी जाएगी। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन एवरीथिंग एल्स। इंटरव्यू की डिस्कशन नहीं आप कर पाओगे अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अच्छे से नहीं पता। समझ गए? सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाकी तो हिस्ट्री कहानी होती है, दिस इज लाइक द इजीएस्ट सब्जेक्ट। ठीक बात है? एग्री करते हो मेरे साथ? पिछली कुछ हिस्ट्री क्लासेस के बाद ट्रॉमा में तो नहीं चले गए हो? हाँ हाँ। तो असल में तो देखो, अगर सोचा जाए, इफ वी थिंक अबाउट इट, इट इज मेयरली व्हाट इट इज, अ स्टोरी। वी आर जस्ट डिस्कसिंग स्टोरी, नथिंग मोर, कहानी है। धुरंधर मूवी देखी किसने? नहीं देखी? मूवियां नहीं देखते? हाँ, बहुत सीरियस हो गया लगता तैयारी को लेके। तो मूवियां वगैरह देखनी बंद कर देनी है। धुरंधर मूवी इज ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, सॉर्ट ऑफ। आपको ना मूवीज नहीं समझ में आती जब आपको ये सब नहीं पता होता कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल, धुरंधर मूवी मैंने देखी है 2 दिन पहले। इट इज अ स्टोरी ऑफ इंडियन स्पाई। एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे, कहा जाता है कि उनके ऊपर बनाई हुई है, लेकिन फिर बाद में फैमिली को ऑब्जेक्शन हुआ। राइट? बट तो उन्होंने अंत में कुछ सीन्स वगैरह ऐड किए हैं जस्ट टू डिनाई कि नहीं बनाई हुई। बट उसमें 26/11 आता है। 26/11 क्या है जी? व्हाट इज 26/11?
हाँ, मुंबई के ऊपर अटैक हुआ, तो उनमें से एक अटैक हुआ था ताज होटल के ऊपर। रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक हो गए थे, जब आपको याद होगा अजमल कसाब आया था, पंजाबी बोलता हुआ, और गोलियां मारने लग गया था, जूस को मारो। और होलोग्रामेटिक टेररिज्म हमने उस समय कंसेप्ट सीखा था, हमारे ही न्यूज चैनल्स लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, जिसको पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स देख रहे थे, और फिर सैटेलाइट फोन से टेररिस्ट को बोल रहे थे कि भाई उधर जाओ, ऊपर आग नहीं लगी, बाहर धुआं नहीं दिख रहा। तो हमारे न्यूज चैनल्स वर ऑल्सो सपोर्टिंग द हैंडलर्स ऑफ टेररिज्म, राइट। अब जैसे आपको 26/11 नहीं पता, आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। इंडिया की पार्लियामेंट अटैक हुई हुई है, पता है आपको? आपको बड़ी शॉकिंग स्टोरी बताने लगा हूं, आपको यकीन ही नहीं होगा। इंडिया की पार्लियामेंट अटैक हुई थी, अंदर मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए थे, वो जैसे भी लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इंस्टीट्यूशन है, कुछ लोग आए, उन्होंने सिक्योरिटी की कैवलकेड ब्रीच की, उन्होंने गोलियां मारनी स्टार्ट कर दी, वहां पे दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल्स मर रही हैं वहां पे, और बड़ी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेट एन एग्जाम्पल की पूरी पूरी दुनिया देखे कि हमने धज्जियां उड़ा दी इस देश की। और उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व था, अफजल गुरु, जिसको बाद में फांसी हुई। और आज भी अफजल गुरु की सपोर्ट में इंडिया के अंदर नारे लगते हैं, आप मान सकते हो इस बात को? उसने बकायदा एक इंटरव्यू में बैठ के कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे को काम ये दिया गया था कि पार्लियामेंट में अंधाधुंध गोलियां मारनी है, अगर हो सके तो अंदर तक उसके मारना। उसने कहा कि आई एम द वन, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो, उसकी मतलब मीडिया इंटरव्यू है। उसके बाद उसको फांसी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, अन्याय हुआ। आपको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है, नहीं ना पता, नहीं ना पता। तो इसलिए आपको देश का दर्द भी नहीं है, पता ही नहीं है, तो दर्द कैसे होगा? दैट सम पीपल आर डाइंग ऑन द बॉर्डर, सम पीपल आर गेटिंग किल्ड फॉर दिस कंट्री, एंड वी हैव जीरो सेंस ऑफ नेशनलिज्म बिकॉज वी वर नेवर टॉट दीज थिंग्स। नहीं ना पता था हमें। अगर भाभा, जो होमी भाभा हमारे साइंटिस्ट थे, जो एटॉमिक प्रोग्राम स्टार्ट करके गए, न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट करके गए, और जिनको ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने मरवा दिया, राइट, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, और अमेरिका और 3-4 देश चाहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब उन्हीं के पास रहे, कोई और ना बना ले। हमने सीक्रेटली बना लिया, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था, राइट, ही वाज अ साइंटिस्ट बैक देन। राजस्थान के पोखराम में मिलिट्री की वर्दियां पहन के जाते थे सारे साइंटिस्ट, ताकि जो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं उनको पता ना लगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने चुपके चुपके बना लिया, और हमारी सिक्योरिटी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इंश्योर हो गई, क्योंकि अब हमारे ऊपर अटैक होगा, हम न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे उसको। ठीक बात है। अदरवाइज 1948 से पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध करने लगा हुआ है, 1962 में चाइना ने किया था। हमें खतरा मंडरा रहा था कि अगर दोनों मिलके हमारे ऊपर युद्ध कर दें, टू फ्रंट वॉर जीतने का हमारे अंदर मादा नहीं है। वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ, पैसे ही नहीं है, हथियार कहां से आएंगे इतने, समझ रहे हो? लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, तो फिर अगर बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, इस डर से हमारे ऊपर दोनों तरफ से अटैक नहीं होगा। समझे इस बात को? हमने बना लिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान नहीं बना पाया, आज भी अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं वहां। आज भी ईरान वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है, बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता बनाता पकड़ा गया। आर यू गेटिंग? दीज आर स्टोरीज ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वी हैव जीरो आइडिया। हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, है ना। मुझे नहीं पता आपके क्या पर्पस होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के, वेदर इट इज मनी विच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप पैसे के लिए जा रहे हो तो बहुत तंग होने वाले हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अगर आप सच में कंट्री के लिए जा रहे हो, या कुछ इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो कि मुझे 9 से 5, 9 से 6 वाली नौकरी नहीं करनी, मेरे को थोड़ा सा इंपैक्ट वाली जिंदगी जी के जानी है, इफ यू आर गोइंग फॉर दैट, फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो ऑल दी स्टोरीज। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री है क्या, कहां से हम उठे, और हमने इतने भयंकर हालातों, इतनी गरीबी, भुखमरी, धार्मिक लड़ाइयां, रीजनल लड़ाइयां, इतनी स्टेट्स की डिमांड, आजादी की डिमांड, चार तरफ से 4 देश मांगे जा रहे थे इंडिया के अंदर, आजाद कश्मीर, खालिस्तान, नागाज, ग्रेटर तमिलनाडु, इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करके हमने इस कंट्री को ना सिर्फ सरवाइव करवाया, आज हम बन गए हैं कितनी सबसे बड़ी इकोनॉमी, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सम पीपल रोट इट इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू सर्वाइव एज अ कंट्री, जब इंडिया आजाद हुआ था। 10 साल मैक्सिमम इंडिया की एज बताई गई थी, 10 साल से ज्यादा ये कंट्री
नहीं सरवाइव कर सकती बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी ना हो। फ्रांस इज ए कंट्री बिकॉज दे आर फ्रेंच, एक भाषा। जर्मनी इज ए कंट्री बिकॉज दे आर जर्मन्स, एक भाषा। देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहां पर कॉमन आइडेंटिटी धर्म के आधार पर एस्टैब्लिश की जाती है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री, ईरान जो है शिया मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम कंट्री। हु आर वी? हमारा क्या कॉमन है? हमारा तो कुछ है ही नहीं। नहीं है ना? हम एक भाषा भी नहीं बोल रहे। कोई एक भाषा 50% लोग भी नहीं बोलते इंडिया में, हिंदी स्पीकर्स भी कम है। नॉन हिंदी स्पीकर्स मेजोरिटी हैं, लेकिन नॉन हिंदी स्पीकर्स फिर बहुत सारे हैं, कन्नड़ तेलुगु। तो वो तो कॉमन आइडेंटिटी नहीं हो सकती थी। धर्म कॉमन है नहीं। माइनॉरिटीज की अच्छी खासी संख्या, थोड़ी बहुत नहीं है। 5%, 2%, 4% नहीं है माइनॉरिटीज। 20% के करीब इंडिया में माइनॉरिटीज है, और हमने सेफ गार्ड करके रखी। माइनॉरिटीज खत्म नहीं हुई इंडिया में। पाकिस्तान में हो गई, बांग्लादेश में हो गई, अफगानिस्तान में हो गई ना। फैक्ट है ये। इस फैक्ट को कैसे डिनाई कर सकते हैं हम? धर्म भी कॉमन नहीं है, एथनिसिटी कॉमन है। क्या हम एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते। लद्दाख के लोग हम जैसे नहीं दिखते, नहीं ना दिखते। मध्य प्रदेश विंध्या माउंटेन से नीचे चले जाओ, आदिवासी हमारे जैसे नहीं दिखते। साउथ इंडियंस तो बिल्कुल ही अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोग बिल्कुल अलग हैं। तो हमारी एथनिसिटी भी सेम नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? देयर वाज नथिंग कॉमन इन दिस कंट्री, स्टिल वी सर्वाइव्ड। और ऐसी यूनिक एग्जांपल ही नहीं है दुनिया के अंदर। दैट इज व्हाई पीपल सेड कि ऐसा कोई भी देश आज तक सरवाइव नहीं किया, ऐसा कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन हम कर गए। कैसे कर गए? वो स्टोरी है अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ठीक बात है जी। कैन यू नेम अ फ्यू प्राइम मिनिस्टर्स? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी मैंने बता दिया। और मेरे को दो तीन प्रधानमंत्री बताओ, कौन थे? क्विकली क्विकली क्विकली। निधि, सोनिया, यू कैन ऑल्सो आंसर। हम्म। कोई प्रधानमंत्री को पता होगा। क्यों झूठ बोल रहे हो? पता है आपको। आपके मन में बैठा हुआ है अगले हिस्से में मन के। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ जी, आप बता दो। डॉक्टर मनमोहन सिंह। और? नहीं, वो प्रेसिडेंट थे। और बताओ। विजय सर डांटते हैं आपको बोलने पर, क्लास में ज्यादा बोलने पर? मैंने कहा ये चुप कैसे करवा दी ये सारे, ये तो बोलना ही नहीं शुरू होते हैं। चाय जो मंगवानी पड़ेगी, चाय कॉफी। हाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो आपको पता ही थे, है ना? मोरारजी देसाई सुना आपने नाम? नहीं सुना? नहीं सुना। पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवे गौड़ा, नहीं सुने हो नाम? है ना? विकीपीडिया नाम सुना है? विकीपीडिया सुना है? सर्च मार लेना फिर। घर पे बैठ के इंटरनेट पड़ा हुआ है आपके पास, 2 करोड़ लाइब्रेरी की किताबें इंटरनेट में हैं, उसमें सर्च मारते रहा करो, देखते रहा करो। ये सारी चीजें तो कॉमन सेंस है ना। सारा सारा दिन आपके पास है। एवरी मिनट इफ यू यूटिलाइज फॉर समथिंग यूजफुल, यू विल गेन अ लॉट ऑफ कॉमन सेंसिकल नॉलेज, जिसके लिए आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में इंटरनेट है। ठीक बात है जी। अगर आप कभी भी एक्सपेक्ट करोगे कि कोई कोच, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई मेंटर, कोई टीचर आपको ए से उठाकर जी पर रख देगा, जेड पे रख देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। 80% मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। समटाइम्स वी हैव दिस माइंडसेट कि बताओ सर क्या करना है ना? मुझे भूख लगी है, तो मैं एक ढाबे में चला गया, वहां पे मैंने खाना खरीद लिया। अब अगर मैं बैठ जाऊंगा कि डालो मेरे मुंह में, ज्यादा हो गई एक्सपेक्टेशन। ठीक बात है। मुंह में किसने डालना है? खुद डालना है। समझ रहे हो? यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो आप लोग? मेरे को आप लोगों ने कभी कमेंट्स नहीं दिखे। मेरी ही क्लास होती है न्यूज़पेपर की, आपको पता है। मेरे को कभी आपके कमेंट्स रेयरली ही किसी किसी के दिखते हैं, मेरे को कभी नहीं दिखे। आपको क्या लगा कि न्यूज़पेपर इतनी जरूरी चीज नहीं है? कैसा लगा आपको? सो हर रोज होती है न्यूज़पेपर क्लास, डू यू नो दैट? मुश्किल काम है हर रोज न्यूज़पेपर क्लास करना।
सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, कई कई बार तो मैं तैर के आता हूँ। तो बहुत भयंकर बारिश हो रही होती क्लास देने के लिए। आप लोग घर पे बैठ के देख ही नहीं रहे। और न्यूज़पेपर इज एवरीथिंग। 80% आपके मेंस की तैयारी क्या है? न्यूज़पेपर है। बताया होगा किसी ने। हाँ। सो न्यूज़पेपर रीडिंग विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सनालिटी इन 6 मंथ्स। 6 महीने डेली न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, आप एक अलग पर्सनालिटी बन जाओगे। आप खुद ही हैरान होगे अपने ऊपर कि ये मैं हूं कौन, ये कहां से निकला है आदमी। राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है। और ये सारी जो कहानी है ना, हम वहां पर डिस्कस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल परसों के न्यूज़पेपर में क्या आया कि ज्यादातर स्टेट कांग्रेस की कमेटीज ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन बन गए नेहरू। क्यों? वो एक आर्टिकल था, आपने मिस कर दिया। हम वंदे मातरम के 150 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंदे मातरम जब कंपोज की गई थी, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने की थी। आनंद मठ नॉवल के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज एडेड। वी आर सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स। पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, उसके अंदर 10 घंटे की डिबेट हुई है वंदे मातरम के अंदर। वंदे मातरम के ऊपर लिख के ले लो, मेरे से क्वेश्चन आएगा, या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आएगा वंदे मातरम के ऊपर, या फिर जो सन्यासी रेबिलियन जिसके ऊपर आनंद मठ लिखी गई थी, जिसके अंदर बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम का गीत डाला था। तो आपको पता नहीं चलेगा। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए आते हैं, कि इस साल करंट में क्या थी, कौन सी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी करंट अफेयर्स में थी, उसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग आएगी, उसके ऊपर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा। ये सारी डायरेक्शन आपको कौन देगा? आपको न्यूज़पेपर देगा। ठीक बात है जी। एंड मैक्सिमम प्लेसेस विल नॉट गिव यू न्यूज़पेपर क्लासेस। आई एम टेलिंग यू, एटलीस्ट इन दिस रीजन, हमारे इलाके में, पंजाब और इन सब यहां पर इंस्टीट्यूट्स के अंदर न्यूज़पेपर क्लासेस नहीं होती हैं। बहुत रेयर आपको मिलेगी, 30 में से कोई एक बंदा होगा जो न्यूज़पेपर करा रहा होगा। अदरवाइज इट विल बी टोल्ड टू यू कि दिस इज द न्यूज़पेपर, पढ़ लिया करो। और पढ़ के देखो, सब ऊपर से जाएगा। राइट। सो मेक श्योर कि जो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासेस लग रही हैं डेली मॉर्निंग, आप उसको मिस नहीं कर रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट जी। चलिए, एनी डाउट्स एनीबडी ऑनलाइन? तो अभी तक हमने समझ लिया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है क्या चीज, सब्जेक्ट समझ गए। डू यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट नाउ? अगली कुछ क्लासेस में हम क्या कहानी सीखने वाले हैं? कहानी बड़ी डिटेल में पढ़ी जाएगी। जो बुक आपको फॉलो करनी है वो है स्पेक्ट्रम। ठीक बात है। यस सर। स्पेक्ट्रम सबसे इंपॉर्टेंट किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कर रहे हो, तब आपने सीधा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाला सेक्शन करना है। आई थिंक चैप्टर नंबर 33। ठीक बात है। किसके पास है स्पेक्ट्रम? है तो देखो, आई टेल यू कि कौन से चैप्टर से पढ़ना है। साथ में आफ्टर द क्लास, फ्रॉम टुडे यू कैन स्टार्ट योर रीडिंग। भैया देखो, चैप्टर नंबर 33 का क्या नाम है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, पता है आपको? कैप्टन अमरिंदर सिंह। यस सर। कौन सी प्रिंसली स्टेट के राजा हैं वो? हाँ, पटियाला। प्रिंसली स्टेट मतलब ऐसे छोटे छोटे राजा जो इंडिया में थे। इंडिपेंडेंस एंड एग्जैक्टली, ये 33 है। 34 देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ऐसा कोई शब्द आपको मिलेगा। तो जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह एक राजा थे पटियाला रियासत के, वैसे कपूरथला, फरीदकोट, जींद, नाभा, बहुत सारी ऐसी और रियासतें सिर्फ पंजाब पंजाब में थी। ऐसी राजस्थान के अंदर राजपूताना स्टेट्स बहुत सारी थी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। कुल मिला के देश के अंदर 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। 33 है challenges before the newborn nation. हाँ, 34 the Indian states. Exactly. 33 is challenges बिफोर द न्यू नेशन। एग्जैक्टली, यहां से आपको स्टार्ट करना है कि जब हम आजाद हुए हमारे सामने चैलेंजेस थे कौन से। यस सर। ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट करना, और यही हम डिस्कस भी करेंगे। मैंने आपको कितनी प्रिंसली स्टेट्स बताई?
565, मोर देन 565 छोटे मोटे राजा घूम रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भी हैं। कुछ राजा तो ऐसे हैं कि उनकी स्टेट इतनी बड़ी है दैट इटली से भी बड़ी स्टेट है, राइट। कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट ही थी। यस सर। ऐसे ही भोपाल थी, त्रावणकोर थी, हैदराबाद थी। कौन सी? हैदराबाद। जोश वाली आवाज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मैंने थालियां मंगवा देनी, खाना खिलाऊंगा। अगर ऐसे आए कि भूखे हो, खाना पीना खा के आए हो कि नहीं आए? यस सर। तो ये हैदराबाद, व्हाट इज दिस? हाँ। तो आगे पीछे वाले तीन चार कमरे हिल जाने चाहिए अगली बार जब मैं सवाल पूछूं, पता लगना चाहिए क्या टेंशन है। ठीक है। हैदराबाद बता दिया आपको मैंने, त्रावणकोर का नाम भी ले दिया। पता नहीं आपको याद हुआ है त्रावणकोर के नहीं हुआ। भोपाल भी बता दिया मैंने, भोपाल बताया मैंने। यस सर। जूनागढ़, कश्मीर, ये सिर्फ वो प्रिंसली स्टेट्स बता रहा हूं जहां पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी, और इनकी कहानियां हमें पढ़नी है अलग से। तो 565 कहानियां तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये पढ़ेंगे। और इन प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो थे हमारे पहले होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री हमारे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एग्जैक्टली, राइट। सो स्टार्ट करते हैं शुरू से कहानी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, क्या है ये? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, पता है आपको? एट द स्ट्रोक ऑफ दिस मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। राइट, ये क्या बोलने लग गया मैं? ये जवाहरलाल नेहरू की पहली स्पीच थी, जो उन्होंने दी थी 11 बजे, 14 अगस्त, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है जी? पॉलिटी अगर किसी ने पढ़ी हो कभी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी असेंबली होती है, ये क्या काम करने के लिए इकट्ठी होती है? बोलो, कुछ बोल दो, गलत बोल दो, एकदम खराब बात बोल दो, बस गाली मत देना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए मिलती है जो असेंबली, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रही है कौन सी तारीख को? हाँ जी, हाँ, 14 अगस्त। 14 अगस्त 1947 को रात 11 बजे पहुंच गए सारे। स्पीचेस देनी स्टार्ट कर दी। रात को 12 बजे क्या होगा? इंडिया आजाद हो जाएगा, राइट। 15 अगस्त को, ये तो सबको पता है। 15 अगस्त 1947 क्या मनाते हैं हम? इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। एग्जैक्टली, सो दैट डे वी बिकेम रिपब्लिक, वो भी आएगा। नाउ ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करने के लिए मिली, मैंने आपको बताया। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए मिली। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखना है। संविधान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ बुक ऑफ द कंट्री। सबसे जरूरी कानून की किताब। अगर वो गलत लिख दी जाए किसी देश में भी, तो सारा देश और आने वाली कई पीढ़ियां इंस्टेबिलिटी में जीती हैं, जैसे कि पाकिस्तान। इकट्ठे ही आजाद हुए हैं। इट इज द ओनली डिफरेंस इज कि हमने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमने कैसा देश बनाया, हमने कैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, एंड उन्होंने कैसे बनाए। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? हमने इंडिया को चूज किया टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोकतंत्र होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, सेकुलर होंगे हम। स्टेट जो है सब धर्मों की समान इज्जत करेगा, राइट। वी विल बी अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक मतलब सब लोग चुने होंगे, कोई भी हेरिडिटरी पोजीशन पे नहीं होगा। इज दिस क्लियर जी? नाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिल गई एंड दिस वाज प्रेसाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में ये बन जाएंगे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक बात है ना। यहां पर एक स्पीच हुई, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो मैंने आपको बताया। जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जब सारी दुनिया सो रही होगी, इंडिया जो है वो जाग जाएगा। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम एट द स्ट्रोक ऑफ दिस मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग। राइट, दिस इज अ लाइन जो आप यूज कर सकते हो ऐसे राइटिंग में, आपकी किताब के अंदर भी होगी। इसके पैराग्राफ्स दिए होंगे बहुत सारे, और भी कोटेशंस आपको मिलेंगे इन योर स्पेक्ट्रम बुक।
इज दिस क्लियर? नाउ दिस हैपेंड, इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या कुछ हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया के सामने हैं? इंडिया अभी आजाद हुआ है, खाना नहीं है इंडिया में, वी आर एक्सट्रीमली पुअर, वी आर हंग्री, इलिटरेसी, नौकरी की तो बात ही मत करो, पता ही नहीं कल सुबह क्या होगा, किसको खाना मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस अभी सेटअप करने हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हमें पार्लियामेंट बनानी है, पहले इलेक्शंस करवाने हैं, लेजिस्लेचर कैसे चलेगी, कानून बनाने वाली बॉडी, एग्जीक्यूटिव कैसे सेटअप होगी, बिकॉज पार्टीशन हुई है। पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल एरियाज नहीं डिवाइड किए गए थे, पार्टीशन में डिफेंस फोर्सेस, फाइनेंसेस, सिविल सर्विसेज, इन सब चीजों की भी पार्टीशन करनी थी। कौन किधर जाएगा अभी कुछ भी पक्का नहीं है। फिर पार्टीशन हुई है, वो भी तो एक चैलेंज है, पता है ना पार्टीशन का, बहुत लोग मरे थे, लॉट ऑफ पीपल वर रेप्ड, किल्ड, बर्न्ड अलाइव, ट्रेन्स भर भर के आ रही थी डेड बॉडीज के साथ। बहुत सारी महिलाएं जो हिंदू और सिख महिलाएं थी वो कभी इंडिया पहुंच ही नहीं पाई, देवर एबडक्टेड एंड केप्ट इन पाकिस्तान फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, राइट? एक बाबा जी की बहुत वीडियो वायरल होती है, वहां पे वो सिख बाबा जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरी आंखों के सामने मेरी बहनों की गर्दनें काट दी। सुनिए आपने वो वीडियो? हैव यू सीन दैट? बिकॉज यू कैन नॉट लीव योर सिस्टर, डॉटर, मदर, एनी वुमेन बिहाइंड। आप एक बार पाकिस्तान से घर छोड़कर निकले हो तो रास्ते में कोई आपको पकड़ ले, इससे अच्छा ये है आपको तो मार दिया जाएगा, महिलाओं को मारा नहीं जाएगा, उनको रख लिया जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, दे विल हैव टू बी सेक्सुअल स्लेव्स इन पाकिस्तान। दैट वाज पार्टीशन। और फिर जितने लोग वहां से इधर आ गए, इंडिया में आ गए, उनके पास घर नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के आए, उनकी रिहैबिलिटेशन वाज अनदर चैलेंज, उनको घर देने, उनको लाइवलीहुड्स देने, ये भी चैलेंजेस थे, राइट? देन इंडिया के अंदर एक कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी हो गई। कम्युनिस्ट लोगों ने कहा कि ये आजादी झूठी है। क्या कहा? ये आजादी, कम्युनिस्ट कौन है? वो आर कम्युनिस्ट। क्या है ये विचारधारा? सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म। व्हाट इज दिस आइडियोलॉजी? ये आजादी झूठी है। कह रहे हैं कि जो इंडिया में सरकार बनी है आजादी के बाद वो असल में अंग्रेजों की और अमेरिकन के एजेंट्स हैं, वही छोड़ के गए हैं। तो कम्युनिस्ट लोगों ने हथियार उठा लिए, उन्होंने कहा कि ये आजादी को हम मानते ही नहीं है, असली आजादी तो हम लाएंगे क्रांति करके। वो अभी तक लगे हुए हैं। नक्सलवादी उनका एक वर्जन है। नक्सलवादी पता आपको? नक्सलाइट्स। अभी होम मिनिस्टर ने डेडलाइन दी हुई है 31 मार्च 2026 तक सब खत्म कर देंगे। एंड बड़े भयंकर रूप से या तो गोलियां मारी जा रही हैं या उनके सरेंडर्स हो रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? रेड कॉरिडोर उस इलाके को बोलते हैं जहां पर ये नक्सलवादी आज भी थोड़े बहुत एक्टिव हैं, हालांकि ये बहुत वीक हो चुकी है मूवमेंट, ये खत्म होने वाली है। इतनी बात क्लियर है जी? तो अभी लेटेस्ट कौन सा चैलेंज इंडिया के सामने मैंने आपको बताया? हाँ, नक्सलवाद, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, जो इंडिपेंडेंस के बाद हमें फेस करनी थी। इंटेग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कितनी प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स थी? 565 प्रिंसली स्टेट्स को भी इकट्ठा करना है। और जिम्मेदारी किसके हाथ में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, उन्होंने धमकियों का इस्तेमाल किया, वॉट एवर इट टेक्स। कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जैसे कि कश्मीर। कुछ ऐसी थी जैसे कि जूनागढ़, जूनागढ़ का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर लगता भी नहीं है, कह रहा मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। हैदराबाद इज सेइंग आई विल बी इंडिपेंडेंट, इंपोर्ट करवा रहा है हथियार, और एक मिलिशिया आर्मी बना ली रजाकर्स की। रजाकर्स हिंदुओं को मार रहे हैं ताकि वहां पे मुस्लिम्स बाकी रह जाएं, हिंदू यहां से निकल जाएं, और फिर सारे मुस्लिम्स जो हैं वहां के हैदराबाद के निजाम को, वहां के रूलर को सपोर्ट करेंगे, और वो अपनी इंडिपेंडेंस शायद मेंटेन कर पाएगा। उसको नहीं पता था कि सामने कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट? तो जहां आर्मी घुसानी पड़ेगी आर्मी घुसाई जाएगी, जहां पर
बॉर्डर्स पे बहुत सारे लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, लोग इकट्ठे किए जाएंगे। सिमिलरली गोवा जो पोर्टुगीज के अंदर था, वो कहते हैं हम नहीं दे रहे आजादी। तो पंजाब से भी जत्थे गए गोवा की आजादी के लिए, 1960s में जाके उन्होंने गोवा छोड़ा। ठीक बात है जी, यस और नो? और 100 कुछ इवेंट्स हम जल्दी से पढ़ने लगे। सरदार सरदार पटेल बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल हमने रखे, क्यों रखे? ये तो अंग्रेज था। आजादी के बाद हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कौन? आप भी बोलो। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में मेरे कानों में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं सुन पाता हूं। कौन सा लॉर्ड? माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। द पर्पस वॉज कि हम कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना चाहते थे। अंग्रेजों ने एक पार्टीशन की लाइन ड्रॉ की थी, और अभी तक तो आर्मी सिविल सर्विसेज उनके उनके जो राइट्स थे, अथॉरिटी थी, वो अंग्रेजों के हाथ में। राइट? सो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में आ जाएगी, हम शायद ना चला पाए, मे भी कहीं ना कहीं यूके की सपोर्ट की जरूरत हो, तो इसलिए हमने इनको रख लिया। उसके बाद आगे सी, राजा गोपालाचारी, ऑल्सो नोन एज राजा जी। राइट? सो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लॉर्ड, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया राजा गोपालाचारी और राजा जी, दोनों ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। ठीक बात है? तो ही वॉज अ गवर्नर जनरल जो इंडियन थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की प्रक्रिया जारी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यही कर रही थी ना काम। कौन सी तारीख को मिली थी? रात को 11 बजे। 14 अगस्त रात 11 बजे से लगे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखने। कॉन्स्टिट्यूशन लिख के पूरा हो गया फिर, और 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी हो गया, और हम बन गए एक रिपब्लिक। क्या होती है रिपब्लिक? व्हाट इज रिपब्लिक? हम्म व्हाट इज रिपब्लिक? रिपब्लिक क्या चीज होती है? जो हम 26 जनवरी को बने, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के कब पूरा हो गया था पता आपको? 26 नवंबर को। इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी मना के हटे। पता आपको ये कि पहली बार सुना कॉन्स्टिट्यूशन डे? तो न्यूज़पेपर क्लासेस में बहुत पढ़ा है मैंने। हाँ, बार बार मेरे को याद करवाते रहना पड़ेगा कि आपने क्या कुछ मिस किया है, ताकि आपको गिल्ट महसूस हो, आपको थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो, बिकॉज ऐसे मजेदार माहौल में जीवन जी रहे हो और न्यूज़पेपर क्लासेस ही मिस करते जा रहे हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, उससे एक दिन पहले, उसके 3 दिन बाद तक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतनी डिस्कशन, इतने आर्टिकल्स हुए हैं कि आंसर राइटिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाती, ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाता। अब आपको कब करना है ये? अगले साल। अगले साल करना पड़ेगा तो। ठीक बात है? अगर 2026 में पेपर है, 2027, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं फिर तो यही होगा ना। हाँ, देके पेपर क्लियर ना हो फिर 2027 में जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर स्किप करके सीधा पहुंच जाते हैं, क्योंकि कर नहीं रहे। जो जो सब करने की जरूरत है, अगर हम वो कर ही नहीं रहे। और क्या करने की जरूरत है? क्या पिलर्स हैं एनसीईआरटी की, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की? नंबर 1 पिलर इज एनसीईआरटी, नंबर 2 इज स्टैंडर्ड बुक्स, नंबर 3 इज न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स, बस खत्म। ये 3 चीजें पढ़नी होती हैं, और कुछ नहीं पढ़ना होता। बाकी सब कुछ सप्लीमेंट्री है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जहां से कुछ आता जाता नहीं है, है ना? न्यूज़पेपर मोर देन एनफ कवर करवा देगी आपका। ठीक बात है? ये 3 चीजें करनी है। अगर हम कर रहे हैं तो हम अटेम्प्ट देने की सोचें, अदरवाइज हम नहीं सोचें। एंड हर चीज की क्लास हो रही है, ऐसा नहीं है आपके ऊपर एनसीईआरटी छोड़ दी गई है। एनसीईआरटी की क्लासेस पहले भी होती थी, अब दोबारा से होंगी। वंस वी आर डन विद दिस पंजाब सिविल सर्विसेज, उसका रिजल्ट आ गया है, अभी मेंस की तैयारी करने चले जाएंगे बच्चे, एंड वी विल बी फ्री। ठीक बात है जी, यस और नो? यस सर। और सो रिपब्लिक क्या होता है? जहां पर हर व्यक्ति इलेक्टेड होता है। राष्ट्रपति जो है हमारे, वो भी चुने जा रहे हैं। यूके में भी प्राइम मिनिस्टर है, पता आपको? राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति की जगह कौन है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे भी है ना। देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, देयर इज अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। इन यूके द गवर्नमेंट का सिस्टम इज सेम।
तो प्रधानमंत्री तो है, लेकिन राष्ट्रपति की जगह कौन है? राजा है। राजा या रानी, किंग और क्वीन, वॉट जो भी उस फैमिली में होगा। अब उस फैमिली से हुआ, वो चुना हुआ नहीं है। सो रिपब्लिक जो है, जहां पर हर चीज पब्लिक डिसाइड कर रही है, तो यूके कैन नॉट बी कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड। प्रेसिडेंट की जगह पे क्राउन है, किंग या क्वीन है। ये बात समझ गए? हम रिपब्लिक क्यों है? बिकॉज सब लोग चुने जाएंगे, पब्लिक सरकार चलाएगी। पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहीं से स्टार्ट होता है ना प्रीएम्बल। Yes. आपकी एनसीईआरटी के सामने छपा होता था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने बैठ के, लोगों ने, देश के लोगों ने ये तय किया कि इंडिया शुड बी ए सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटेड रिपब्लिक। रिपब्लिक कैसे बने हम? 26 जनवरी को, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर लिया। इज क्लियर जी? राजेंद्र प्रसाद बन गए हमारे पहले राष्ट्रपति। पहली कैबिनेट बन गई, यानी मंत्री चुन लिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सो गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल्सो उनके पास एक और मंत्रालय था, कौन सा? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री। ठीक बात है। तो ऐसे सभी मिनिस्टर सुन लिए गए। और मिनिस्टर्स देखो, यहां से स्टार्ट होता है, इंडिया इंडिया क्यों है, और इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं है, इंडिया बांग्लादेश क्यों नहीं है, इंडिया श्रीलंका और मालदीव क्यों नहीं बना? उसका क्या कारण बना? यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि हमने जब पहली कैबिनेट चुनी थी, हमने सभी धर्मों के, सभी इलाकों के, सभी सेक्शंस के, इवन ट्राइबल्स, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे आपस में डिसएग्रीमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आपस में डिसएग्री करते थे बहुत सारी चीजों के ऊपर, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के साथ तो बहुत ही सारे डिसएग्रीमेंट थे। लेकिन महात्मा गांधी कह रहे हैं कि कानून की जानकारी देश में बी आर अंबेडकर से ज्यादा किसी को नहीं है, तो ही हैज टू बी ब्रॉट इन एज द लॉ मिनिस्टर। एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? बी आर अंबेडकर होंगे। राइट? बिकॉज ये वो लीडरशिप थी जिनके लिए देश हित, national interest was more important than their own interest. They were not there for serving their own personal interest. वो करने नहीं गए हुए, और वो आपको उनके एक्शन से दिखता है। ठीक बात है। पहली कैबिनेट बनी है, सब धर्म, सब इलाके, महिलाएं भी बनाई गई हैं यहां पे मंत्री, ट्राइबल्स भी हैं, आदिवासी मंत्री बने हुए हैं। आज भी आदिवासी बहुत पिछड़े हुए हैं, एसटी कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एजुकेशन का डाटा उठा के देख लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चे पैदा होते कितने, कौन सी कम्युनिटीज के ज्यादा मरते हैं, मैटरनल मदर्स जो हैं, कितनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कितनी बाहर हो रही हैं, और कितनी मदर्स की डिलीवरी करते हुए डेथ हो रही है। हर चीज का डाटा क्या बोलता है कि एसटी कैटेगरी बहुत पीछे छूटी हुई है आज। तो उस समय तो आपको लीडर्स नहीं मिलते होंगे जो इतना पढ़े लिखे हों, लेकिन फिर भी ढूंढ के हर एक वर्ग को शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम मूवमेंट की है तो सारे बंदे कांग्रेस पार्टी के होंगे। एवरीबडी वॉज रिप्रेजेंटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बिकॉज हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जो असल में सबको रिप्रेजेंट करे और सबकी आवाज हो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारी डिबेट्स हुई, कई कई घंटे, कई कई दिन ये डिबेट्स चली हैं। इन डिबेट्स में हर चीज के ऊपर हर सेक्शन के बंदे ने अपनी आपत्तियां जताई कि हमें ये बात पसंद नहीं आ रही, ये ऐसे होना चाहिए, और बहुत सारे डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ठीक बात है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? हमारे सामने चैलेंजेस क्या थे? बहुत ही गरीब, इलिटरेट, अंडर डेवलप्ड, अनइक्वल, अनइक्वल, इनइक्वेलिटी। इनइक्वेलिटी इंडिया के अंदर किस आधार पे है? अभी एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, पता आपको? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने निकाली है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वो बात करती है, इकोनॉमिक, अमीर और गरीब इनइक्वालिटी एक प्रकार की, जो इंडिया में तब भी थी, आज भी है। इनइक्वालिटी रीजनल भी हो सकती है, इकोनॉमिक, यानी क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी, रिच, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, ये सारी क्या है? ये क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज हैं, क्लास बेस्ड।
राइट, रिच क्लास पुअर क्लास। ऐसे ही रीजनल इनइक्वालिटीज हैं, वो कैसे आपको दिखती हैं? आप नेशनल लेवल पर देखोगे तो कुछ इलाके बहुत अमीर हैं, फॉर एग्जांपल जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ आजादी के बाद, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, वहां पे हालात थोड़े से अच्छे हैं। ईस्टर्न यूपी, बिहार का बॉर्डर इलाका, वहां पर लोग आज भी एक मांझी कम्युनिटी करके है, मांझी, जितन राम मांझी उनके पॉलिटिशियन भी है। वो चूहे मार के खाने लग जाते हैं, उनके घर पे खाना नहीं होता, अनाज नहीं होता। इंडिया में जहां पर सबसे ज्यादा किसानों के सुसाइड्स होते हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा इलाका, महाराष्ट्र में, और उसी स्टेट के अंदर मुंबई भी है। देश के सबसे अमीर लोग वहां पे रहते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री उसको बोला जाता है। आप कोई भी स्टेट उठाओ, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र और यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर इलाके में आपको बुंदेलखंड मिल जाता है, बहुत गरीब है, पानी भी नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं हो रही है। राजस्थान के जो रेतीले इलाके हैं, डेजर्ट एरियाज, वहां पे बहुत ज्यादा भयंकर अंडर डेवलपमेंट है। नॉर्थ ईस्ट इलाके को किसी ने पूछा ही नहीं, हम 70-80 साल के लिए भूल ही गए कि वो भी है। वहां पर भी सड़कें बनानी है। अब जाकर पहली बार रेलवे लाइन जो है कैपिटल सिटीज तक जा रही है नॉर्थ ईस्ट के। हमारी सारी स्टेट की कैपिटल्स भी रेलवे से जुड़ी नहीं हुई थी पिछले 70 साल में। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू दैट, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द इनइक्वालिटीज जो इंडिया के अंदर उस समय भी थी। रीजनल, क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज, देन कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज। क्लास, रीजन, बड़े ध्यान से सुनो, आपके ध्यान में बहुत ज्यादा कमी है। फिर जिस दिन अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वैसे तो ध्यान में कमी तो होगा नहीं, अगर हो गया, आंसर राइटिंग विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू पीपल। आंसर राइटिंग में दिमाग में नहीं आता, आपसे पूछ लेंगे कि इंडिया में कितने प्रकार की इनइक्वालिटीज मैनिफेस्ट करती हैं जी बताओ, और उन इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पिछले 70 साल में क्या कुछ कदम उठाए। इतनी सी बात पूछेंगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन दिमाग में क्लास इनइक्वालिटीज, कास्ट इनइक्वालिटीज, रीजनल इनइक्वालिटीज, बस यही नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान से सुना नहीं होगा। ठीक बात है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज कैसे दिखती हैं हमें? आपने देखी है अपने आसपास कास्ट? देखो, जनरल कैटेगरी तो नहीं मानेगी, कहेगी नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब तो कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह गई है समाज के अंदर, यूं ही हमारी नौकरियां लेते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, सभी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी। हमारे इंस्टीट्यूट में एक बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन चल रहा था, एंड एक टॉपिक बच्चों को दिया गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, यहां पर भी होगा, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, राइट? जिसमें आपसे आपको टॉपिक दिया जाएगा, तो टॉपिक था कि क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम्म, तो एक तरफ से आवाज आ रही है कि नहीं, मैं ये सारे जनरल कैटेगरी, दूसरी तरफ से आ रही है कि बिल्कुल होनी चाहिए, इतना अत्याचार हुआ है एससी के ऊपर, एसटी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? तो आप भी समझ जाओगे। अरे भाई, सवाल ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत बताओ कि मेरे पिताजी ने तो ये बोला है। हम तो ड्राइंग रूम में बैठ के दूसरे धर्म को, दूसरी जाति को गालियां ही देते हैं, मेरे को तो ये पता है, मेरा तो इतना ही दिमाग चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपको सीखने के लिए, लर्न करने के लिए अनलर्न करना पड़ता है पहले। तो वट एवर योर बाइसेस आर, जो भी आप प्रेजुडिस लेके निकले हुए हो, उसको आपको पहले तो छोड़ना है। बात समझ रहे हो मेरी, कि मैंने कुछ और बोल दिया? आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। सो यू विल हैव टू अनलर्न, एंड एक ओपन क्लीन स्लेट माइंड से हमने कास्ट के बारे में सोचना है। एवं ही मारते जाना अपने ड्राइंग रूम की डिस्कशन, चाचा जी मौसा जी से सुनी हुई बातें आपने सिविल सर्विसेज के आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यू में जाके बिल्कुल नहीं बोल देनी है, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब मुझे बताओ, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया, कि आप एजुकेशन का डेटा देखते हो कि कितने परसेंट लोग जो है प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, सेकेंडरी कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं, आईएमआर, एमएमआर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, अमाउंट ऑफ वेल्थ ओन्ड बाय डिफरेंट क्लासेस, एसेट्स कितनी क्लासेस के पास कितने हैं, हर चीज बहुत साफ साफ बता देती है कि आगे ये है, उसके पीछे ये है, उसके पीछे ये है, सबसे पीछे ये वाली कैटेगरी है। देखो, हमें सबको पता है कि हम जो मर्जी बोल लें। अब उस डिबेट में क्या हुआ, ग्रुप डिस्कशन में जो भारत सरकार थी,
उसने अनाउंस कर दिया कि जी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी। अब जो बेचारी जनरल जनरल महिलाएं पिछली शाम ही लड़के गई थी कि नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन, अगली सुबह मैंने फिर पूछ लिया कि भाई रिजर्वेशन हो, उनका यूटर्न ले लिया उन्होंने। वो कह रही कि नहीं होनी चाहिए, कितना अत्याचार हुआ है महिलाओं के ऊपर। आर यू गेटिंग मी? तो जिसको मिल जाएगी वो कहेगा कि बहुत अच्छी चीज है जी, होनी चाहिए रिजर्वेशन, जिसको नहीं मिलेगी वो गाली देता रहेगा। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। आपको एक ओपन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को डिस्कस करना है। 33% रिजर्वेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस पता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इस देश के। मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा के देश के इलेक्शंस होते हैं जो। अगले कब होंगे? 2029 के अंदर। उसके नीचे होते हैं विधानसभा के इलेक्शन, यानी हमारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और हमारा एमएलए कौन बनेगा, वो होते हैं। राइट? तो जो भी आपकी स्टेट है उस हिसाब से जब भी नेक्स्ट होंगे। उसके नीचे कौन से होते हैं? अगर आप शहरी इलाके में रहते हो, अर्बन लोकल बॉडी के काउंसलर चुनते हो आप। और एक रूरल इलाके में रहते हो तो आपकी पंचायत चुनी जाती है आपके द्वारा। ये तीन कैटेगरीज में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमारे नुमाइंदे चुन के कहीं ना कहीं भेजता है जो हमारी बात कर रहे हैं, ऐसे हमें उम्मीद है। अब 33% रिजर्वेशन लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? कि जो लोकसभा की टिकट्स मिलेंगी, कुछ 1/3 ऑफ सीट्स के अंदर वहां पर सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शन लड़ पाएंगी, कोई और नहीं लड़ पाएगा। क्यों ऐसा करना पड़ा? अब लड़के तो कहेंगे ना कि क्या बेफजूल की बात कर रहे हो आप, जिस महिला को लड़ना है लड़ ले, कौन सा रोका जा रहा है उनको? लेकिन 80 साल वेट किया हमने कि इलेक्शंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर महिलाएं चुनी जाएं, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन नहीं बन रही हैं। 12-13%। आर यू यूजिंग द फोन? आप फोन यूज कर रहे हो? ध्यान है? योर नेम इज रितेश रितेश। रितेश, फुल नेम? शर्मा। शर्मा जी, ध्यान दो। अभी तक पिछले जितने भी समय में आपने आके पहले रिव्यूज पढ़े, मैंने कहा चलो पढ़ लेने देते हैं, थोड़ा लेट भी हो गए हो आज। बट नाउ फोकस, पे अटेंशन इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास सीरियसली। ठीक बात है? सो लोकसभा इलेक्शंस में हर साल हम देखते हैं महिलाएं कितनी चुन के जा रही हैं, 12-13%। महिलाएं हैं कितनी इंडिया में? 50%, 50% के करीब वी आर वुमेन। तो क्यों नहीं चुनी जा रही? बताओ। हम्म। व्हाट डू यू थिंक विल बी द रीजंस? क्या कारण हो सकते हैं कि महिलाएं चुन के नहीं आ रही हैं लोकसभा के अंदर या किसी भी इलेक्शन के अंदर? वुमेन बिजनेस करने वाली कम क्यों है? नौकरियों में महिलाएं कम क्यों है? हर जगह पे महिलाएं कम क्यों है? इसको बोलते हैं मिसिंग गर्ल्स, द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग गर्ल्स। कहां चली जाती हैं, पढ़ना स्टार्ट करती हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, गायब। किधर गई? कहां गई ये लड़की? आ गया जवाब, आ गया वो दिमाग में। बोल नहीं रहे हैं, बोलो। शादी हो गई है। हम्म। ये प्रॉब्लम है। तो शादी के बाद लड़के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लड़कियां क्यों नहीं कर रही? हाउ इज मैरिज स्टॉपिंग वुमेन फ्रॉम डूइंग जॉब्स और पॉलिटिक्स? व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? पेट्रियार्कल माइंडसेट। सो बेसिकली द फैमिली इज डिसाइडिंग एवरीथिंग। फैमिली डिसाइड कर रही है ना Yes. कितने बच्चे पैदा करने हैं। कौन डिसाइड करेगा? महिला नहीं करेगी। बॉडी किसकी है? महिला की। बताओ। ये तो थोड़ा सा गलत साउंड कर रहा है कि नहीं? अब आप इतना नॉर्मलाइज हो चुके हो, हम सब इसी सोसाइटी से आए हैं जहां पर ये बात, ये सवाल भी थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऑब्वियसली पति और सासू माँ ही तो डिसाइड करेगी कि कितने बच्चे होने चाहिए। पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी। क्या होना चाहिए? टेंशन बढ़ गई है अब। क्या होना चाहिए अब? लड़का होना चाहिए ना। देखो ये नेचुरल सी बातें हैं। दो बेटियों के बाद तीसरा बेटा हुआ। ये गैप बहुत है, एज गैप। क्यों? क्यों? बीच में कुछ बेटियां और थी। समझ रहे हो ये बात? कुछ और बेटियां भी थी जो हुई नहीं, जो हो नहीं पाई। ऐसे आपको बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी। बट है, यही सच है। शादी के बाद जॉब करोगी? पूछ लो किसी भी लड़की से।
शी इज नॉट वेरी श्योर, वो उसको पता है मेरा थोड़ी फैसला भाई। शादी के बाद हालातों हालातों के अनुसार देखूंगी कि कितनी कंजर्वेटिव फैमिली है मेरी, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ और मेरा पति, इनका एक एवरेज निकालना पड़ेगा कि ये कितने प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देखूंगी कोशिश करके, और फिर मेरा अपना मन करेगा तो ऐसे करते कराते 50% महिलाएं 10% रह जाती हैं, चाहे आप नौकरियों का डाटा उठा के देख लो। एंड दिस बिकम्स द रीजन, ये क्या कारण बनता है कि महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, बिकॉज बेसिकली दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समबडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये भी एक प्रकार की इनइक्वालिटी है, और रिजर्वेशन कब इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है? जब कई साल तक इंतजार किया जाता है कि समाज के अंदर कोई इनइक्वालिटी है, कोई असमानता है, और अपने आप सोसाइटी उसको दूर कर ले। जब सोसाइटी दूर नहीं करती तो सरकार को जबरदस्ती करनी पड़ती है, और जबरदस्ती का नाम है रिजर्वेशन। ठीक बात है। नाउ एवरीबडी हु सेज कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, हम तो जनरल कैटेगरी से, हमने तो कभी देखी नहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मैंने तो किसी के साथ की नहीं। शादियां घर के अंदर आपकी अपनी बिरादरी में हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। तो ये क्या है? सेस व्हाट एल्स डू यू कॉल दिस? अब घर में बैठ के कोई साफ साफ तो ऐसे बुरी बुरी बातें बोलनी अच्छी नहीं ना लगे कि नहीं हम अपनों में शादी करेंगे। ये इंप्लाई क्या करता है कि जो बाकी हैं वो तुच्छ प्राणी हैं। यही बात है ना। अब आप इसके लिए जनरल कैटेगरी को दोष दो सिर्फ, ये भी बात सच नहीं है, बिकॉज एससी कैटेगरी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है। एससी कैटेगरी के अंदर दलित फैमिलीज के अंदर भी देर आर सम अपर दलित, लोअर दलित। ऊपर वाले दलित कह रहे हैं नीचे वाले दलित के साथ शादी नहीं करेगी, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। फिर बड़े सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी आए इनइक्वालिटी कास्ट बेस्ड खत्म करने के लिए हमारे यहां, एंशियंट समय से शुरू हो गए। गौतम बुद्ध, महावीर, फिर सूफी संत आए, बाबा फरीद, फिर भक्ति सेंट्स आए, कबीर, गुरु नानक। सब बोल बोल के थक के चले गए, बट नहीं, कह रहे हैं शादी जो है ठीक है, बाबा जी के जाते हैं माथा टेकने 10 रुपए चढ़ाते हैं, लेकिन शादी जो है वो अपने बंदों में होनी चाहिए जी। शादी तो एक एक चीज है। आपने घर जाके सर्च कर लेना है कुछ न्यूज रिपोर्ट्स, दलित बारात, न्यूज सेक्शन में चले जाना गूगल के, आपको दिखेगा कि जब दलितों ने घोड़ियों पर बैठ के बारातों में जाना स्टार्ट किया तो गांव के ठाकुरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी कि भाई ये क्या शुरू कर दिया आपने, हु आर यू? राइट। सो ऑल दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम, और हम समझते नहीं है कि कास्ट जो है ये सब चीजों के अंदर मैनिफेस्ट करती है। बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स दिख जाएंगी कि एक दलित जो है वो गया किसी मंदिर में खाना खाने, उसकी पिटाई होगी। दीज आर नॉट गुड थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली ना ही किसी हिंदू स्क्रिप्चर के अंदर ये आपको सारी चीजें मिलती हैं। ये बिना किसी शास्त्र की बैकिंग के ये चीजें धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर डेवलप होंगी। लेकिन आज है ये, और एज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आप कभी भी डिनाई नहीं करोगे इनइक्वालिटी को, या फिर किसी ऑपरेस्ड सेक्शन के ऑपरेशन को डिनाई नहीं करोगे। यानी आदमी लोग ये नहीं बोलेंगे कि महिलाओं के साथ क्या गलत हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा, मेरे घर में तो दीदी घूमती है, ऐसा नहीं बोलोगे आप। राइट। आप जो है वो 140 करोड़ इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया के इतने सारे गांव नहीं है वो। तो आपने गलती से, आपको लगता है नहीं लगता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डिनाई नहीं करना कि ऑपरेस्ड बंदा ऑपरेस हो रहा है, खासकर अगर आप ऑपरेस्ड नहीं हो तो। एंड खासकर मेल जनरल जो लोग हैं, विच इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड क्लास टू बी इन इन इंडियन सोसाइटी, वो समझ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे होते हैं वो कहते नहीं कौन सी महिला के साथ कुछ नहीं हो रहा, एससी एसटी के साथ कुछ नहीं हो रहा, ओबीसी के साथ कुछ नहीं हो रहा, सब सही है। ये अन्याय है कि मेरे को मेरा बनता अधिकार नहीं मिल रहा। इनफैक्ट ये हम बोल नहीं सकते, चाहे ये बात सही है गलत है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रीजन बेस्ड आपने समझ लिया, कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड आपने इनइक्वालिटी समझ ली। सो ऑल दिस वाज प्रेजेंट इन द कंट्री। फिर हमें नेशन बिल्डिंग करनी थी, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? एक तो पार्टीशन हो गई है, हिंदू और मुस्लिम अपना एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री से उठकर हमारे देश के अंदर आ गए, उनको रिहैबिलिट करना है, रीसेटल करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, इलेक्शंस करवाने हैं, एजुकेशन सिस्टम बनाना है, हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है, इंडस्ट्री लगवानी है, ये सारा कुछ तो अभी करना है। तो राष्ट्र निर्माण में
देयर आर न्यूमरस थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू। नेशन बिल्डिंग हमें करनी है, दैट इज नेशन बिल्डिंग टू ओवरकम सेंचुरीज ऑफ बैकवर्डनेस एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। सेंचुरीज ऑफ बैकवर्डनेस, जब मुगल्स इंडिया से गए थे तब इंडिया दुनिया की 25% जीडीपी कमांड करता था। सो इंडिया वॉज अ वेरी बिग इकोनॉमी। इंडिया और चाइना जो है कुल मिला के बहुत बड़ी इकोनॉमी थी पूरे एंशियंट इंडियन टाइम में। और मिडिवल टाइम्स के अंदर भी जब यूरोपियंस आए उन्होंने इंडिया को बिल्कुल निचोड़ दिया। हमारी सारी वेल्थ यहां से ड्रेन करके अपने देशों के अंदर भेज दी, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, राइट। और जैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए ना, वो चीजें आसान बना देता है। वैसे ही अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको उसमें भी क्या चाहिए, यू नीड वेल्थ। और वेल्थ हमारी ले गए, तो अब आपके पास पैसा भी नहीं है। आपके लोग कभी भी अगर थोड़ी सी बरसात कम होगी, सारा का सारा एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेन, और अगर मॉनसून अच्छे नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा और हो सकता है 8-10 लाख रुपए 8-10 लाख लोग भूख से मर जाए। ठीक बात है जी। ये सिनेरियो 1960s तक रहेगा। 1960s में क्या हो जाएगा फिर ऐसा, व्हाट विल हैपन इन 1960s? हम्म ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, यू कैन ऑल्सो स्पीक। 1960s में कुछ ऐसा होगा, एटलीस्ट हम भुखमरी से बाहर निकल आएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए थे 5 रीजन्स। हम्म ओके, कौन कौन सी 5 स्टेट्स? वेस्टर्न यूपी, हम्म पंजाब, हम्म हरियाणा, हम्म मे भी आंध्र प्रदेश। हम्म सो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हम्म उसने इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दिया भुखमरी के खतरे से। फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर दी। क्या इंश्योर कर दिया? फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर दी। और जब फूड सिक्योरिटी नहीं है देश के पास, या वाटर सिक्योरिटी नहीं है, या एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, तो नेशनल सिक्योरिटी भी नहीं है। समझ गए? क्योंकि इससे पहले जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया तब हुआ क्या, जैसे हम आजाद हुए आसपास बहुत सारी और कंट्रीज भी आजाद हो रही थी। 1940s सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो खत्म हुई 1945 में, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर आजाद होने लग गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, दो बड़ी बड़ी कंट्रीज सुपर पावर बन के निकली हैं, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर, सोवियत रशिया। इन दोनों के बीच में विचारधारा को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, कि किसका सरकार चलाने का, इकोनॉमी चलाने का तरीका बढ़िया है, इस आधार के ऊपर आइडियोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो गई, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। क्या बोलते हैं जी? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। और कोल्ड वॉर में ये दोनों कंट्रीज अपना अपना पोल पकड़ के बैठ गई। पोल समझते हो? छोर, अगेंस्ट ईच अदर। यूएसए कह रहा है कि जितनी भी ये नई छोटी छोटी कंट्रीज आजाद हो रही हैं हमारी साइड आ जाओ। यूएसएसआर कह रहा है हमारी साइड आ जाओ। तो अगर हम इन दोनों में से कोई भी कंट्री जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, इन दोनों में से किसी की भी साइड अगर हम चुन लेते हैं तो हमारी इंडिपेंडेंस तो एक तरीके से चली गई। तो हमारी कौन सुनेगा, वो कहेंगे हम करेंगे। वी विल बिकम सैटेलाइट स्टेट्स। जैसे प्लैनेट्स के आसपास सैटेलाइट्स घूमती हैं, वैसे इन देशों के आसपास हम घूमेंगे। और हमारे पास खाना भी नहीं था तो हमें मदद मांगनी पड़ती थी इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल, हम जाते थे अमेरिका के पास कि वीट दे दो थोड़ी सी, राइट। इंडिया वॉज लेबल्ड बेगिंग बाउल, भिखारी देश। अमेरिका कहता था वीट तो दे देंगे, लेकिन फिर कोल्ड वॉर में अभी तक आपने बताया नहीं कि आप किसकी साइड हो। तो हमारी इंडिपेंडेंस और फॉरेन पॉलिसी आजाद ही नहीं रही, बिकॉज हमारे पास खाना नहीं है। हम किसी अमीर रिश्तेदार के पास जा रहे हैं मदद मांगने के लिए और कह रहे हैं कि प्लीज खाना दे दो, लोग मर जाएंगे हमारे घर पे। वो कह रहा है कि वो तो दे देंगे, खाना हमारे पास बहुत है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा, राइट। कि आपके देश में थोड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब इंस्टॉल करना चाहते हैं रशिया को डराने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि ये कौन से पंगे में पड़ गए हम तो भाई, हम तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते थे।
अपने देश में नहीं लगा रहे, डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे। यूएसए और यूएसएसआर पूरी कोल्ड वॉर के दौरान 45 साल चलेगी कोल्ड वॉर, 1945 से 1991 तक आपस में कभी नहीं लड़े। वियतनाम में जाके लड़े, सारा देश तबाह कर दिया, दो हिस्से कर दिए। कोरिया में जाके लड़े हैं, आज भी दो हिस्से हैं, वियतनाम तो इकट्ठा हो गया बाद में, कोरिया नहीं हुआ। अफगानिस्तान में जाके लड़े हैं, वहां पे मुजाहिद बना दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका का हाथ पकड़ लिया कि हमें दो, क्या दोगे, पैसा दो, हथियार दो, बताओ क्या करना है। वो कहता कि मुजाहिद जिहाद करने के लिए कुछ लड़के तैयार करो, रशिया को तंग करेंगे अफगानिस्तान के बॉर्डर से। तो उन्होंने कर दिए मुजाहिद तैयार, मुजाहिदीन बन गया बाद में, मुजाहिदीन से तालिबान बन गया, अलकायदा बन गया, पूरा इलाका आज तक तड़पा हुआ है। अमेरिका और अमेरिकन बड़े सुख में जी रहे हैं। जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? एंड हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि इतने 190 साल मरने के बाद इतने लोग मर गए, बड़ी मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिली है, इंडिपेंडेंस नहीं जानी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हमें नहीं लड़ना, कोल्ड वॉर का पार्ट ही नहीं बनना। वी डोंट वांट टू ज्वाइन यूएसए और यूएसएसआर, वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका कहता कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तीसरी कोई बात नहीं है। या तो तुम मेरे साथ हो, मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम मेरे खिलाफ हो, ये मैं मान के चलूंगा। समझे इस बात को? ये सुनो। यस सर। सो अमेरिका नाराज हो गया, तो किसी तरीके से मांग मांग के वीट लेके आते थे, थोड़ा बहुत यूएसएसआर से लेते थे। अब 1960s में जाके अति हो गई, 3-4 साल लगातार सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, और फिर पाकिस्तान को पड़ी हुई थी कश्मीर लेने की। वो 1948 में शुरू हो गया था लड़ाई करने के लिए। पहली वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी साल में? 1948 के अंदर। उसके बाद कौन सी साल में हुई? 1960, नहीं, 5 के अंदर, 1962 में हुई चाइना के साथ, 1965 में हुई, उसके बाद 1971 में हुई। मतलब पागल हो गया हुआ है, उसके पास भी खाना नहीं है, बट पाकिस्तान की प्रायोरिटी है कि पहले इंडिया तबाह करना है और पहले कश्मीर लेना है। एक उनका राष्ट्रपति था, उसने एक स्पीच दी हुई है कि घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे, और सच में घास खा रहे हैं आज तक। आज भी आटे आटे की बोरियां छीनने के लिए सरकारी प्रोग्राम में भगदड़ में मर जा रहे हैं पाकिस्तानी टिल टुडे। अब फिर से आईएमएफ के पास पता नहीं 16वीं बार 17वीं बार, तो गिनती करनी मुश्किल हो गई है, लोन मांगने गए हुए हैं। इंडिया ने एक बार मांगा है, आज इंडिया आईएमएफ को लोन देता है। दैट इज द डिफरेंस। हमारी प्रायोरिटी क्या थी? अपने देश के लोगों को एजुकेशन कैसे देनी है, लड़ाई से दूर कैसे रहना है, हमने सारी कोशिशें की। एंड वेन एवर वी वर ड्रैग्ड इन टू द वॉर, वी वन दोज वॉर्स एक्सेप्ट फॉर चाइनीज। और हमने, हमारे लीडर्स ने 1960s में 65 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाया। और एक प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने तो ये नारा दिया कि अगर हफ्ते में एक दिन व्रत रखें तो देश में बहुत सारे लोग जो खाना नहीं खा पा रहे उनको खाना मिलेगा। बहुत सारे लोग शास्त्री जी के कहने पर व्रत रखना शुरू किया उन्होंने, और मरते दम तक व्रत रख के मरे हैं वो, 1990s तक। अब भी कुछ बुजुर्ग मरे हैं जो व्रत रखते थे। दैट वाज द सिचुएशन इन द कंट्री। लेकिन हमने कुछ सीड्स मंगवाए इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर, इरिगेशन फैसिलिटीज दी, फर्टिलाइजर्स दिए, जो भी चाहिए था उन बीज को, अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आज इंडिया इज अ सरप्लस कंट्री व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। हम जरूरत से ज्यादा फूड ग्रो करते हैं और उनको हमारे स्टोरेज हाउसेस में रखते हैं। अफगानिस्तान को जरूरत होती है या मालदीव्स को होती है, हजारों टन हमारे एयरलिफ्ट करते हैं जहाज, और वहां पर जाकर मुफ्त में एड दे आते हैं, ग्रांट बांट आते हैं। ठीक बात है जी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वर सफरिंग फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ बैकवर्डनेस। फिर ये बहुत बड़ा मसला था पार्टीशन और कम्युनल राइट्स, धार्मिक कम्युनल, कम्युनिटी। एक मैंने शब्द यूज किया था, कम्युनिस्ट इंसर्जेंसीज। कम्युनिस्ट अलग चीज है, वो एक इकोनॉमिक विचारधारा है जो समाज को, राजनीति को, हर चीज को देखते हैं इकोनॉमी के चश्मे से। यानी जो अमीर लोग हैं, जिनके पास कैपिटल है, वो हर मुसीबत की जड़ है, राइट। और जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये अमीर लोग, कैपिटलिस्ट लोग। ठीक बात है। तो ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम लीडर्स हैं इन दबे कुचले किसान, मजदूर, आदिवासी भाइयों की। हालांकि हालांकि उनका भला नहीं किया आज तक दुनिया के अंदर उन्होंने,
इकोनॉमी के अंदर हम बहुत लंबी डिस्कशन करते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, क्या इनकी इकोनॉमिक विचारधारा है। मोटी मोटी बात करोगे, कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं कि आपके पास पैसा है, पैसा लगाओ, रिस्क लो, बिजनेस खड़ा करो, प्रॉफिट रखो और लोगों को जॉब्स भी दो। यही है ना, ऐसे होता है बिजनेस। बिजनेस कर, तो इसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन जो है उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है क्योंकि उसने ज्यादा रिस्क लिया था। और जिनको जॉब्स जनरेट की गई, उनकी भी लाइफ बिना जॉब से तो बेटर है। बेटर है कि नहीं? लेकिन सोशलिस्ट कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। क्या? कि जिसने जॉब दी वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो आप ये कहोगे ना कि मत करो, यही कहोगे कि फिर मत करो? नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति था जिसने ये विचार दिया कि व्हाट विल हैपन इज, जब बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्रियां लग जाएंगी और उनके बहुत ज्यादा मजदूर होंगे, ये मजदूर लेबर यूनियंस बनाएंगे। ये लेबर यूनियंस एक दिन एक दूसरे के साथ हाथ मिला के क्रांति के लिए उठ जाएंगी, दुनिया भर में क्रांति होगी और फिर सरकार आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, किसकी? मजदूरों की, किसानों की, दबे कुचलों की। ऐसा कार्ल मार्क्स भविष्यवाणी करके गया था। बड़ी बड़ी स्टूपिड बात है ना ये तो। और किसके खिलाफ आएगी? कैपिटलिस्ट के खिलाफ, मतलब अपने ही बॉस के खिलाफ आएगी। अब ऐसे में तो कैपिटलिस्ट कहेगा ना कि ऐसे में तो कैपिटलिस्ट कहेगा कि मैं नौकरी नहीं देता। फिर अगर मैं ही एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, सैलरी भी मैं ही दे रहा हूं, एक्सप्लॉइट भी मैं ही कर रहा हूं, ये तो बात जम नहीं रही है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं कर रहे हो। राइट? वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप इसके बारे में डिटेल में कि इसकी हिस्टोरिक, इसका कारण क्या है। ऐसा विचार पैदा कैसे हुआ कि मजदूरों की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है? बिकॉज उस टाइम पे हो रही थी। संडे नहीं था कोई, वर्किंग आवर्स नहीं थे। आज मजदूर क्या कर रहा है? मजदूर कह रहा है 5 डेज वीक मेरे को चाहिए जी, और एक दिन वर्क फ्रॉम होम करूंगा। ऐसी है ना। ऑफिस की पार्टी भी होनी चाहिए महीने के अंत में। इंसेंटिव कितना मिलेगा सर? कंपनी में थोड़ी से शेयर्स भी तो दो। राइट? सो अब तो बहुत ड्रास्टिक तब्दीली हो गई है। और सोल्यूशन तो यही था कि अगर लेबर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है तो मैनेजमेंट से बात की जाए, ये ना कहा जाए कि मैनेजमेंट है ही बुरी, मैनेजमेंट होनी नहीं चाहिए। तो कार्ल मार्क्स कहता प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो सरकार जो है सारा कुछ ले ले, सारा कुछ सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक बात है। और गवर्नमेंट कैसा बिजनेस करती है वो आपको पता ही है। रोडवेज की बस देख लो, हाँ? स्कूल देख लो सरकारी, सरकारी कॉलेज देख लो, सरकारी हॉस्पिटल देख लो, जो देखोगे आप, आपको दिख जाएगा कि क्या सरकार कर पाएगी बिजनेस? नहीं कर पाएगी। आपको 100 साल और ट्राई करना है, 500 साल और ट्राई करना है तो कर लो, लेकिन नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या कहा था कि हम स्कूल्स को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। राइट? तो कहते हैं बना भी दिए। लेकिन फिर पंजाब में आ गए, पंजाब में भी तो बनाना था। नहीं बने। बने नहीं, क्योंकि एक शहर में सरकार चलाना और एक स्टेट में सरकार चलाना दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। सरकार बिजनेस नहीं करती होती। लेकिन कुछ कम्युनिस्ट लोग थे, वो कहते हैं कि ये क्रांति चाहे हथियार की नोक पर लानी पड़े, लाके रहेंगे, पूंजीवाद खत्म करके रहेंगे, कैपिटलिस्ट नहीं होने चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो है कम्युनिस्ट लोग। अंदाजा हो गया आपको थोड़ा सा कम्युनिज्म के बारे में? बाकी आपने फर्दर रीडिंग अपनी न्यूज़पेपर से करनी है। आप इससे रिलेटेड भी बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे। ठीक बात है। मुझे ईमानदारी से बताओगे घूमने फिरने में किसका इंटरेस्ट पड़ गया हुआ है पढ़ाई के अलावा? सच सच बताना कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इतनी सीरियसनेस नहीं आ पा रही है। मतलब मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ दैट इज द केस, बट मेरी तरफ से एक सिर्फ रिमाइंडर है कि देखो, स्ट्रगल बहुत बढ़ा रहे हो हर एक दिन। जब सीरियसनेस के साथ जो बताया जा रहा है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो स्ट्रगल बहुत बढ़ा रहे हो अपनी। आई एम टेलिंग यू। चंडीगढ़ भी यहीं रहेगा। हम्म। घूमने फिरने की जगह भी यहीं रहेगी, दोस्त मित्र और सहेलियां भी यहीं रहेंगी। लेकिन ये जो उम्र है, ये नहीं रहेगी। ये बिल्कुल नहीं रहेगी। और धक्के हैं। कैमरे पे मैं इससे ज्यादा बुरे शब्द नहीं बोल सकता, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ आपको धक्के देगी, चाटे लगाएगी। ये सच है दुनिया का, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है सारी उम्र तो कर सकते हो, क्राई बेबी बनना है तो बन सकते हो, बट लाइफ इज वेरी ब्रूटल। देयर इज नथिंग फेयर।
द ओनली थिंग फेयर इज दैट देयर इज कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, कि आपको शायद गर्दन काटनी पड़ेगी अपने आसपास वाले कंपटीटर की। सच में मत काट देना आप, मुहावरा बस कह रहा हूं मैं। वो कैसे करती है गर्दन? वो करती है कि आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो, कोई और करके दिखाए, होगा कोई आपसे होशियार होगा, आपकी जितनी मेहनत नहीं कर सकता वो तो आपके हाथ में है। उसमें तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं ना काम कर रहा। आप 4 बजे उठो, इसमें तो कोई आसपास का फैक्टर आपको नहीं रोक सकता। यू कैन वेक अप एट 4 AM और यू कैन पुट इन 8 hours 9 hours वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो तो आपके हाथ में है ना। नहीं तो फिर क्या होता है? अब आपको पता होगा 7 दिसंबर को पंजाब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद बड़े बच्चे डिप्रेशन में हैं। हाँ, ये वही सारे बच्चे हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि आपके नंबर क्यों नहीं आए, सी सेट प्रैक्टिस की थी? नहीं सर, सी सेट ना प्रैक्टिस नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला, है ना। और स्नैपचैट की स्ट्रिक भेज रहे हैं, मेरे को ही भेजी जा रहे हैं। है ना। तो मेरे को ऐसा होता है कि चलो कर रहा होगा बच्चा बैलेंस, कई लोग कर लेते हैं बैलेंस, सोशल मीडिया भी चला रहा है, पढ़ता भी होगा। हटाओ, अब पता लगा नहीं पढ़ रहा था, नहीं कर पा रहा था बैलेंस। सो आई वॉन्ट टू सी सम सीरियसनेस। मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। आज है सैटरडे, कल आपकी दूसरी क्लास होगी, अगले सैटरडे तक आई शुड सी ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बींग्स है। मेरे को पता लगना चाहिए जब मैं कोई चीज पूछूं जो न्यूज़पेपर में 10 बार पिछले 10 दिन से आ रही है, तो आपके सर नहीं हिलते, तो मुझे साफ साफ पता लग जाता है कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा, है ना। आपको लग रहा होगा कि आप ब्लफ कर रहे हो, लेकिन ये बड़ा आसान चीज है, ये तो पता लग जाता है कि भाई जो चीज पिछले 10 दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर छप रही है, वो आपको पता कैसे नहीं है? दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग। अभी तो तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ एनरोलमेंट हुई है, एडमिशन हुई है, अभी तो यू नॉट स्टडिंग। दैट इज द ट्रूथ। ठीक बात है। कम्युनिस्ट मैंने बता दिया आपको क्या होता है, कम्युनल बता दो क्या होता है। सांप्रदायिकता, यानी धर्म के नाम पर लड़ाई, जो हम सब करते रहते हैं, है ना। धर्म के नाम पर इंडिया में राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, लेकिन क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? क्वेश्चन मार्क। इज इंडिया सेक्युलर कंट्री? यस और नो? यस। कोई फैक्ट दो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। इंडिया में माइनॉरिटीज की परसेंटेज बढ़ी है कि कम हुई है? 47 से लेकर आज तक, 51 से लेकर 51 में सेंसस हुआ था, 2021 में होना था, लेट हो गया कोविड के चलते, 2027 में होगा वो सेंसस। अब इंडिया में माइनॉरिटीज जितनी थी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, क्या वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? तो कहीं मार दो, कुछ तो करो, आगे बढ़े फिर फटाफट। डिक्रीज हुई है, ओके। इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। लेकिन अब कोई बंदा ये भी कह सकता है कि नहीं सर, दंगे भी तो हुए हैं। ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया खोल के देखो, उसमें ऐसा बताया जाएगा, हर कम्युनिटी अपने अपने दंगे लेके ये कह रही है कि नहीं हमारे तो खिलाफ ही है कंट्री, ये कह रही है ना, कि हम 80 साल इंडिपेंडेंस के भूल के 2 साल की बात करेंगे, सिर्फ 2 साल की बात करेंगे। मेरे को मेरी पिटाई हुई थी, मैं कश्मीरी पंडित हूं मान लेते हैं, कश्मीरी पंडित हूं, मेरे साथ तो गलत हुआ, मेरे को तो वापस घर आज तक नहीं भेजा इस देश ने, नहीं ना भेजा, नहीं भेजा। मैं सोशल मीडिया पर बैठ के अगर कह रहा हूं कि मेरी तो बेटियां रेप की गई थी, उसकी जस्टिस ही कोई नहीं हुई। कश्मीर के अंदर अजान से बोला गया था कि या इस्लाम कबूल कर लो या फिर अपनी बेटियां छोड़ जाओ, है ना। अगेन ये स्टोरियां हमें पता नहीं है। तो कश्मीर फाइल्स, अगेन मूवीज जिनको कोई देखता नहीं है, लेकिन जो आपको बहुत सारा इतिहास, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, समाज के बारे में, कॉम्युनलिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें एटलीस्ट आपके दिमाग में डाल के जाती हैं। राइट, कश्मीरी पंडित्स की कहानी पता आपको? दे वर बेसिकली थ्रोन आउट ऑफ कश्मीर, दे वर रेप्ड, ब्रूटली मर्डर्ड, और उनको धमकियां दी गई थी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या निकल जाओ। उससे पहले कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आ गए थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सरकार नहीं थी उस समय। जब दोबारा कश्मीरी पंडित्स के ऊपर मुसीबत पड़ी, तो सरकार ने उधर देख लिया, कहते छोड़ो, बाकी सारे देश में मुस्लिम वोट मिलती है, वो भी जाएगी हाथ से, राइट। और सेम सरकार जो है, जब 84 के अंदर सिख मारे जाने स्टार्ट हुए,
तो फिर उसने दूसरी तरफ देख लिया, वो कहते हैं अब हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएगी, चुप करके उधर देखते हैं। फिर उन्होंने उधर देख लिया, 3 दिन तक कुछ नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली सिख दंगे तो हुए कहां पे थे? दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली में ही सरकार है। तो मतलब आधे घंटे में वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर सकते थे, और उन्होंने नहीं की। राइट? दंगा दंगा होता है। दंगे में जिन मदर्स के साथ रेप्स होते हैं उनके बेटों के सामने, एंड बेटे फिर शॉट डेड, द लास्ट थिंग दैट दे सॉ वाज देयर मदर गेटिंग रेप्ड। इसमें तो हम धर्म की बात नहीं कर सकते, इस चीज को तो बुरा ही बोलना है, बड़ी जाहिर सी बात है। देन ऐसे ही हर हर रिलीजन के साथ कहीं ना कहीं दंगे हुए जिसमें पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व थी। और जो मौजूदा सरकार थी उसने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको पता था कि अगर ये कम्युनिटी मरेगी तो किसी और कम्युनिटी की वोट कंसोलिडेट होके एज अ ब्लॉक हमें पड़ जाएगी। राइट? अब मैं आई कैन नॉट नेम द पॉलिटिकल पार्टी, यू नो, हु वाज रूलिंग द कंट्री फ्रॉम लास्ट मेनी मेनी इयर्स, जो बहुत ज्यादा रिलीजियस कॉम्युनल पॉलिटिक्स करते थे। ठीक बात है जी। और कॉम्युनल पॉलिटिक्स ही कारण था कि देश की पार्टीशन भी हुई आजादी से पहले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर आप पढ़ते हो, पढ़ ली हुई है वट एवर, खिलाफत मूवमेंट हुई थी उसमें। खिलाफत मूवमेंट हुई थी विच वॉज अ मुस्लिम इशू, नॉट अ नेशनल इशू। देश का इशू नहीं था। तो बेसिकली एक सवाल है कि जब आपको धर्म और देश के बीच में चुनने का मौका मिले तो आप किसको चुनोगे? राइट? अब मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक बात है। नहीं मानोगे? नहीं, हाँ नहीं कर रहे, मैं नहीं, अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहता, तो मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा, फिर अपने आप समझ लेना कहीं और से न्यूज पेपर पढ़ लेना। धर्म और देश के बीच में जब चुनना पड़ता है तो ज्यादातर इंडियन रिलीजन्स वो धर्म है जो यहां से शुरू हुए हैं, वो देश को चुन लेते हैं, बिकॉज वो कहते हैं हमारा धर्म कहता है कि देश को चुनो। हम्म। बट देर आर सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स वहां पर, उनकी एफिलिएशन, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी लॉयल्टी is first associated with the religion and then with the nation, and if it goes against the nation they are fine with it। ठीक बात है। इससे ज्यादा मैं साफ साफ नहीं बोल सकता। ये आप समझ गए होगे तो समझ गए होगे, नहीं तो फिर मुश्किल ही है। आई कैन नॉट से ऑल दीज थिंग्स। बट हुआ क्या कि जब कहा गया कि जी नहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हम तो अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, देश के लिए नहीं लड़ेंगे, और दूसरी पार्टी अगर कह दे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो हुआ क्या? इस चीज को हमने लेजिटिमाइज कर दिया, इस चीज को हमने जायज ठहरा दिया, और ये चीज बढ़ते 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 पार्टीशन का कारण बन गई। Yes. ठीक बात है। वंदे मातरम की क्या कंट्रोवर्सी है? डिबेट हो रही है ना वंदे मातरम के ऊपर। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद वंदे मातरम? वंदे मातरम का अर्थ है वंदना टू भारत मां, भारत माता को वंदन करना। अब अगर मैं कहूं मेरा धर्म नहीं इजाजत देता, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कर रहा। ठीक बात है। सो आई विल नॉट से वंदे मातरम। आप मुझे जो मर्जी बोलो, मैं नहीं बोल रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत भयंकर गलत बात है, क्यों नहीं बोलना? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये आपके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, मैं ओपिनियन नहीं देके जाऊंगा, मैं कहानी बता के चला जाऊंगा। आप अपना ओपिनियन खुद डिसाइड करोगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कह रही है, जो उस समय 25% के करीब थी, दे आर सेइंग कि वंदे मातरम जो है उसके सेकंड पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ्स हैं उसमें दुर्गा स्तुति हो रही है, देवी देवताओं का पूजन जो है, मतलब भारत मां जो है उसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है हिंदू देवी देवताओं को, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा जी। और जो नेशनल लीडरशिप थी उन्होंने फिर 2 पैराग्राफ अडॉप्ट करके बाकी सारे पैराग्राफ ही काट दिए जब हमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाना था। कुछ लोग बोलते हैं इसको तुष्टीकरण की राजनीति, यानी अपीजमेंट करना। अपीजमेंट क्या क्या होती है कि अगर घर में 2 साल का 3 साल का बच्चा अपना सर पटकने लग जाए कि मुझे चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है, और आप उसको दे दो, क्या वो सही चीज मांग रहा था? नहीं। उसका नुकसान होगा, हाँ। घर का नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा, हाँ। लेकिन मांग रहा है गलत चीज, मांगने का तरीका क्या है कि मैं वायलेंट हो जाऊंगा भाई, मैं तो भड़क जाऊंगा, गोलियां मार दूंगा। तो इस चीज से डर के जब उसको कोई चीज दे दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अपीजमेंट। अपीजमेंट। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2,
तो आप समझ ही जाओगे, बिकॉज एग्जांपल मेरे को देनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए कि कॉम्युनलिज्म कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है देश के अंदर, कैसे स्ट्रेंथन होता गया, जो पार्टीशन बन गया। उसके बाद भी एक हिंदू कोड आया, हिंदू कोड ने क्या किया, हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म कर दिया। मतलब कुछ हिंदुओं का बिलीफ था, कह रहे हैं हम एनिमल सेक्रीफाइस करेंगे, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया। तो यहीं पर हमारे सामने क्या चॉइस थी कि क्या देश, देश का संविधान, या हमारा धर्म, हमारे धार्मिक बिलीफ। तो क्या चुनने का समय था? देश की लीडरशिप कहती देश और देश का संविधान, और अब प्रोग्रेसिव मॉडर्न सोसाइटी बननी है तो छोड़ना पड़ेगा ये, जो भी आप कह रहे हैं ये छोड़ना पड़ेगा। मल्टीपल वाइफ्स नहीं रख सकते अब आप, हम बैन कर रहे हैं। हिंदू कोड आया, कौन सा कोड? हिंदू कोड बेसिकली, हिंदू शब्द जो है वो हिंदुओं ने हिंदू धर्म को नहीं दिया, वो बाहर से आए हुए लोगों ने, अरबिक लोगों ने, ग्रीक लोगों ने, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू बुला दिया। सो दैट बेसिकली इंक्लूडेड वंस अपॉन अ टाइम ऑल द इंडियन रिलीजन, दे वर ऑल हिंदूज। जो आज हिंदू हैं तब वो सनातनी थे, लेकिन उस समय सनातनी, बौद्ध, जैन, ये सब कौन थे? हिंदू थे। और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको दिखता है। सो हिंदू कोड ने क्या किया, मल्टीपल वाइफ्स नहीं हो सकती। जो भी धर्मों के अंदर बहुत ही पुराने बिलीफ हैं, और जो किसी ना किसी जानवर, किसी महिला या किसी भी वर्ग के व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सारे कस्टम्स को बैन कर दिया गया। अच्छा किया गया, बुरा किया गया? साफ साफ बोलो। अच्छा किया गया ना? दैट वाज अ गुड थिंग। व्हाई यू हैविंग मल्टीपल वाइफ्स? मतलब एक बंदा है जिसकी पहली शादी हुई आदमी की 19 साल की उम्र में, वाइफ है 6 साल की। फिर 25 साल की उम्र में हुई, वाइफ है 9 साल की। दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग टिल इंडिपेंडेंस। अभी 60 साल तक आखिरी अपनी शादी करवा रहा है, वाइफ जो सबसे छोटी है वो है 12 साल की। फिर ये मर गया, ऑब्वियसली मरेगा, मरेगा ना, बूढ़ा हो रहा है। तो अब सती करनी है सभी वाइफ्स को, बताओ। अब ऐसा थोड़ी चलेगा, चलेगा ऐसा? डिस्गस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, यू कैन नॉट अलाउ इट। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन बनाई हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट धर्म, उस धर्म के लोगों को बोलता है कि मुझे शास्त्र लाके दिखाओ, मुझे स्क्रिप्चर लाके दिखाओ जो मेरे को बताएगा दैट दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ योर रिलीजन, अदरवाइज आई विल नॉट लेट दिस हैपन इन द कंट्री, बिकॉज नाउ वी आर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिफोर एनी अदर इज्म, हिंदुइज्म और वट एवर इज्म। पहले क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहीं पर अगेन एक कम्युनिटी सेट कि नहीं ये नहीं होगा, ये गलत है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हम तो रखेंगे मल्टीपल बीवियां। और ना सिर्फ मल्टीपल वाइफ्स होंगी, हम ट्रिपल तलाक भी देंगे। ट्रिपल तलाक क्या था? इंस्टेंट तलाक। कि अगर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, मैंने अपनी वाइफ को व्हाट्सएप कर दिया यहीं से, तलाक तलाक तलाक, तो मेरे घर वापस जाते हुए उसको बोरिया बिस्तरा उठा के मेरे घर से बाहर निकलना है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। क्या मुझे मेंटेनेंस पे करनी है? मेरा धार्मिक प्रिंसिपल कह रहा है नहीं करनी, तो मरो, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते। ट्रिपल तलाक देश के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं रह सकता, बिकॉज अगेन व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस कंट्री? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका धर्म होगा अपने पास रखो, लेकिन जब वो हमारी प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी मेंटेन करने वाली वैल्यूज के साथ मेल नहीं खाएगा तो हम आपकी कस्टम को नहीं मानेंगे। माफ करना, आपके धर्म की इज्जत है, अपने घर में करो, प्राइवेट अफेयर है आपका, पब्लिक में मत बताओ। अब जब ये फैसला आया तो फिर अब क्या किया जाएगा? कौन सी राजनीति? तुष्टीकरण की, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जाए ना, अपीजमेंट। तो पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम बदल रहे हैं। उन्होंने फैसला ही पलट दिया। तो पार्लियामेंट ने फैसला पलटा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक कानून लाया गया, और उसमें ट्रिपल तलाक को दोबारा से मान्य किया गया। कैन यू इमेजिन दैट दिस हैपेंड? सरकार किसकी थी पता आपको? गैस करो। हाँ, और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब हिंदू भड़क गए कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तुम तो घुटने ही टेक के रखते हो, व्हाट आर यू डूइंग? राजीव गांधी घबरा गया। अब हिंदुओं को खुश करना था, उसने क्या किया? वो कहता बाबरी मस्जिद वाला इशू उठाते हैं, उसका ताला खोल दो। बाबरी मस्जिद पता ना, जहां पे पहले मंदिर था, जहां पे ये मान्यता है कि राम भगवान जो हैं, उनका जन्म हुआ था। तो उसका ताला खोल दिया कि यहां पर हिंदू लोग जो हैं वो आके पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहां से राम मंदिर का डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ।
और उस डिस्प्यूट को फिर बीजेपी ने आगे उठाया और बीजेपी की पॉलिटिक्स चल पड़ी। शुरुआत किसने की है? कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने। ये है कॉमनल पॉलिटिक्स, जब आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। इवन ये भी कहा जाता ना कि पंजाब के अंदर क्योंकि कांग्रेस को वोट नहीं पड़ती थी, अकाली दल बहुत तंग कर रहा था, उन्होंने एक बंदा ढूंढा, कैमरा, उन्होंने एक बंदा ढूंढा जिसका नाम था जरनैल सिंह पिंडरांवाला। बट देन उस स्टार्टिंग में तो कांग्रेस की बात सुन रहा है, बाद में नहीं सुन रहा, वो तो हाथ से चला गया। वोट तोड़नी थी किसकी? अकाली दल की। अब हुआ क्या? द पर्सन वेंट आउट ऑफ द कांग्रेस हैंड, चार्जिंग नहीं है, और वो हाथ से चला गया बाहर। और पंजाब में इतना जबरदस्त डिस्प्यूट पैदा हो गया, कौन मरा? हिंदू सिख इनोसेंट ज्यादा मरे, जिनका कोई लेना देना नहीं था। थापर कॉलेज के स्टूडेंट्स मार दिए गए निकाल के, चारे पढ़ने गए थे वहां पे, हिंदू बच्चे थे, सारे हिंदू बच्चों को बाहर लाइन में लगाया गया, गोलियां मार दी गई, बसेस से निकाल के मार दिया गया। पंजाब पुलिस आई फिर, जब हालात सरकार ने खुद खराब किए हैं, पंजाब पुलिस ने फेक इनकाउंटर्स में सिख बच्चे मारने स्टार्ट कर दी। यही रियलिटी है, सच तो यही है। उसके बाद जब चीजें इतनी बढ़ गई तो ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, एंड यू बेसिकली डैमेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। उससे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई, उसके बाद जब दंगे हुए और राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और मदर की डेथ हुई थी, हो सकता बंदा सदमे में हो सकता है, पॉसिबल है, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। तो इसलिए मे बी 3 दिन तक लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं समझ पाया। लेकिन फिर बाद में आके बयान दे रहा है, क्या बयान दे रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है, मतलब उसने जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया ना, सच बात है। तो आप ये बयान मत दो ना, यू आर बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यू आर नॉट सपोज टू गिव सच स्टेटमेंट्स। ये सारी क्या है? ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स के नतीजे हैं, समझ रहे हो? मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे बैकग्राउंड कि 1857 के रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे। अंग्रेज जब आए थे साथ में अपने क्रिश्चियन मिशनरीज लेकर आए थे, उनसे घबरा कर, उनसे डर कर रिवोल्ट भी हुआ। और फिर आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट कर दी। उससे पहले तो जो हिंदू परिवार का सबसे बड़ा लड़का था वो सरदार बनाया जा रहा था। जब से ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी थी, उसके बाद हर हिंदू फैमिली का एटलीस्ट पंजाब के इलाके में पहला बच्चा वाज अ सिख, सेम फैमिली में। आज आप किसी सिख को बोलो कि सिख भी हिंदू है, वो भड़क जाएगा। बैठ के सारे डिस्कस कर रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, सिख कह रहे हैं हम बड़े हैं। अंग्रेजों और यूरोपियंस के आने से पहले तो हम सारे हिंदू धर्म, जितने भी इंडियन धर्म हैं, इवन बुद्धिज्म, इवन जैनिज्म, मणिकरण साहिब में हिंदू देवी देवताओं की फोटोज लगे हुए हैं। वो उसी टाइम पे लग गई, आज नहीं लग सकते। आप बौद्ध स्थल पर जाओगे तो माथा टेकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इनफैक्ट हिंदू और सिख तो ये कर रहे थे कि नजदीक कौन सा है, गुरुद्वारा नजदीक है कि मंदिर नजदीक है, वही माथा टेक लेते हैं। एक ही तो बात है। दैट वाज द बिलीफ। अंग्रेज आए, उन्होंने हम सबको भी कॉन्शियस कर दिया, हम सबने भी कंपार्टमेंटलाइजेशन, अपने अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में डब्बे बना लिए कि तुम अलग हम अलग, हम अपना बचाएं तुम अपना बचाओ, हम अपनी आबादी बढ़ाएं तुम अपनी आबादी बढ़ाओ। डिवाइड एंड डिवाइड एंड रूल उन्होंने स्टार्ट किया और हमने अडॉप्ट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद हमारे पॉलिटिशियंस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो कॉम्युनल पॉलिटिक्स को अबैंडन कर दें। स्टार्टिंग जो लीडरशिप थी उसने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए, दंगे रुकवाए और जितने मुस्लिम्स इंडिया में बचे थे उनको बचा लिया, अदरवाइज खत्म हो जाते ना। वेयर आर ऑल द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान? कहां पे चले गए वो? अभी तक मारे जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि जो ननकाना साहिब के हेड ग्रंथी है, उनकी बेटी ही किडनैप कर ली गई, बिकॉज इन कंट्रीज के अंदर बेटियों को किडनैप करके उनका इस्लाम में धर्म कबूल करवा के ऐसी एक विचारधारा। अब इंडियन मुस्लिम्स ऐसे नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी मॉडरेट। बहुत शहीदियां दी हैं उन्होंने, आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बहुत जबरदस्त पार्ट बन के रहे हैं। इंडिया का जो मुस्लिम है वो जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इस्लामिक स्टेट कॉल देता है कि आ जाओ ज्वाइन करने, इंडिया का मुस्लिम सबसे कम जाता है। जर्मनी और फ्रांस का ज्यादा चला जाता है, मालदीव तो सारे ही चला गया था ऑलमोस्ट, इंडिया के मुस्लिम्स नहीं गए। राइट? तो डिफरेंट
इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मुस्लिम्स को एज अ वोट बैंक यूज करने की बहुत राजनीति हुई है। दैट इज कॉम्युनल पॉलिटिक्स। इज दिस क्लियर? देन वी वर सपोज टू प्रिजर्व यूनिटी ऑफ द नेशन अगेंस्ट कॉम्युनलिज्म। प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था, गरीबी, हंगर, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर भी समझ गए किसके बीच में थी? कोल्ड वॉर कौन सी दो बड़ी? यूएसए एंड यूएसएसआर। इंसर्जेंसीज यानी देश के अंदर ही किसी ना किसी डिमांड के ऊपर देश के खिलाफ हथियार उठा लेना। सबसे पुरानी इंसर्जेंसी जो इंडिया की थी दैट वाज द नागा इंसर्जेंसी। नागालैंड, वहां के लोग सबसे पहले उन्होंने हथियार उठाए थे। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी भावना आई, पंजाब के अंदर आई, कश्मीर के अंदर आई, नक्सलवाद स्टार्ट हुआ। ये सारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए थ्रेट्स थे। इंटरनल सिक्योरिटी इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, उसमें ये सारे आप एक एक करके पढ़ते हो। थैंकफुली 2025 आते आते इनमें से ज्यादा ज्यादा जो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो हमने हल कर लिए हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है ना। अब टेररिस्ट पाकिस्तान को ही भेजने पड़ रहे हैं। बीच में ऐसा टाइम आया था कश्मीर के बच्चे यूज होने लग गए थे, अब नहीं मिल रहे। कश्मीर से बच्चे ब्रेन वॉश करना मुश्किल हो चुका है, बिकॉज अभी तो इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो करने लगी है कश्मीर की। जब से धारा 370 हटाई है, टूरिज्म बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। पहलगाम अटैक ने उसको थोड़ा सा डैमेज किया, एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान अटेम्प्ट वाज। यही वो चाहते थे, बिकॉज एक बार उनकी इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है और इंडियन टूरिस्ट की वजह से कर रही है, तो वो तो कहते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट तो इंडिया के साथ है, ये कहते हैं ना। पंजाब इज लार्जली पीसफुल। अब पिछले 3-4 सालों में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस पैदा करने की बड़ी कोशिश चल रही है, जिसमें पाकिस्तान एंड आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर इंसर्जेंसी सेटल हो चुकी है। नक्सलवाद जो है, एक समय पर 130 जिलों में उसका इंपैक्ट था, आज 4-5 जिलों के अंदर उसका इंपैक्ट बच गया हुआ है। सो मोर और लेस जितनी भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट्स थे, और यही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, लिंकेजेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म विद डेवलपमेंट। विकास होगा तो इंसर्जेंसी वीक होती जाएगी, ऐसी भावना ही खत्म हो जाएगी। बिकॉज अब लोगों के सामने एम्बिशंस हैं, इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं, कि उनको सुबह उठना है, घर बनाने के लिए जॉब पर जाना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि भाई मेरे धर्म में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो गई, जो होती भी नहीं है असल में। वो एम ही कोई ना कोई बता रहा होता है। तो इनडॉक्ट्रिनेट करना यंग जनरेशन को बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक बात है जी? यस और नो? आर यू गाइस हियर? यहीं पे हो? नाउ देन इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द सपने भी तो दिखाए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल। जब लोग बहुत एम्बिशन से भर जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि ये तो अपनी सरकार आ गई, अब तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी होते नहीं, ओवरनाइट नहीं होते हैं, टाइम लगता है। और तब तो कोई है ही नहीं है, सरकार नहीं है, सिविल सर्विसेज पहली बार बनानी है, बिकॉज बहुत सारे अफसर यूरोप वापस चले गए, बहुत सारे पाकिस्तान चले गए, थोड़े से बचे हुए हैं इंडिया में। और सरकार जो है वो आखिरी गांव तक पहुंचने की आज तक कोशिश कर रही है। आज भी बहुत सारे विलेजेस हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है देश के अंदर। आज भी सरकार जो है हर जगह तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं, आइलैंड्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत डायरेक्ट रूल नहीं कर पा रही है। राइट, लाइक अरुणाचल प्रदेश के कुछ बॉर्डर एरियाज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच दोज एरियाज। तो उस समय तो यू कैन इमेजिन ये ड्रीम्स फुलफिल करना वाज अ वेरी बिग चैलेंज। देन ये सारे हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं, रट्टा मार लो सिलेबस में। वीकर सेक्शंस और उनके लिए उठाए गए सभी कदम जो है दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। कौन कौन से पढ़ो? राइट, सो ये हैं वीकर सेक्शंस। और जितनी आवाज और एनर्जी में आप बोल रहे हो, आप भी वीकर सेक्शन ही हो। राइट, ठीक। हाँ, वुमेन, दलित्स, पुअर, माइनॉरिटीज। बेसिकली आपको इन सब लोगों को बचा के रखना पड़ता है, ये अपने आप को नहीं बचा पाते। इसमें आप ऐड कर सकते हो किड्स, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, दिव्यांगजन। और अब एक 21st सेंचुरी में यू कैन ऑल्सो ऐड LGBTQ। LGBTQ पता है आपको? नहीं पता? LGBTQIA बढ़ता जा रहा है, प्लस प्लस। राइट, so basically lesbians, gays, bisexuals, transgenders, intersexuals, asexuals and queer community। प्राइड परेड पता है आपको? प्राइड परेड नहीं पता? तो बिल्कुल ही अखबारें नहीं पढ़ रहे, पंजाब केसरी, जगबानी भी नहीं पढ़ रहे। ये तो
इससे तो मुझे ये पता लगता है, सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे मेरे को लग रहा है। चंडीगढ़ में भी हुई थी सर। हाँ चंडीगढ़ में भी हुई थी, अमृतसर में भी होने लगी थी, बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था, कैंसिल करनी पड़ी थी फिर उनको। बेसिकली एवरीबडी हु इज हैविंग डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब उनको जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर पसंद है, उनको सेम जेंडर पसंद है, एंड ऐसे करते करते या कोई नहीं पसंद करे, हम तो अकेले रहेंगे, एज भी लोग हैं, एसेक्सुअल्स, राइट, नो प्रेफरेंस, दे वांट टू लिव अलोन। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो बेसिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से माइनॉरिटीज हैं, मतलब वो हम सारे मेजोरिटी हैं ज्यादातर लोग, और वो माइनॉरिटीज में गिने जाते हैं, राइट। मैंने हम सारे बोल दिया तो नॉट नेसेसरली, है ना। तो ऐसे गुस्सा नहीं कर जाना, ये नहीं सोचना कि सर तो सेक्सिस्ट आदमी निकला, ये हमारी प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। कल सुबह एक्ट्रेस लेके पहुंचते हैं इसके इंस्टीट्यूट में, धरना देंगे। सो ये सारी बेसिकली वीकर सेक्शंस हैं जिसको डिफरेंट कानून, सरकारी स्कीम, पॉलिसीज, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बचाया जाता है, इनकी डेवलपमेंट की जाती है, विकास किया जाता है। लिटरेसी रेट कहां घूम रहा था हमारा, 25% मेल्स वर लिटरेट, 7.9% फीमेल्स। अब लड़कियों को पढ़ा के क्या करना वॉज द थॉट प्रोसेस। लड़की तो लाइबिलिटी है ना, लड़की पैदा होगी तो क्या करना पड़ेगा, अब शादी करवानी पड़ेगी, उसको कम से कम खाना दो। आपको ये बातें मजाक लगेंगी, ये डाटा बैक्ड बातें हैं। जिन घरों के अंदर रिसोर्सेज की कमी है और वहां पर एक बेटा और बेटी है, तो कुपोषण की संख्या बेटियों में ज्यादा है। दिस इज डाटा। People, the extent of hatred people have for their daughters, you cannot imagine. It's very difficult to imagine. आप सोचो कि बहुत सारी बेटियां जो हैं उसको कूड़े के ढेर पर रख जाते हैं कि नहीं, Yes, sir. या दफना जाते हैं। अभी एक बच्चा मिला था जिसके मुंह में पत्थर डाल के फेविक्विक से उसके लिप्स जोड़ के चले गए थे कि रोए भी ना, कहीं हमारा मर्डर ना पता लग जाए। यू कैन नॉट इमेजिन, सोसाइटी इज क्रेजी। तो ऐसे ही जब आप अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन का भी डाटा देखते हो, महाराजा रणजीत सिंह मदर, हम्म उनकी मतलब को भी ऐसी गाड़ दिया था, मतलब जब उनका बर्थ होता है, काफी फेमस स्टोरी है। महाराजा रंजीत सिंह, एग्जैक्टली। और अब भी है, देखो 2025 आ गया, अब भी ये हालात हैं। दैट अब ये कारण क्या है, मैं आपको बता रहा था कि जब आप सारा डाटा देखते हो, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इंडिया में 50% इंडियन वुमेन दे आर एनीमिक, खून की कमी है, खाना नहीं मिल रहा। उसी घर का बेटा जो है उसका अंडर न्यूट्रिशन कम है। आप एजुकेशन देखते हो, इफ द फैमिली इज हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, दे वांट टू एजुकेट देयर किड्स, एंड द रिसोर्सेज आर ओनली एनफ टू एजुकेट वन चाइल्ड, कौन पढ़ेगा? जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा वही पढ़ेगा ना, और जो पैसा कमा के मेरे को देगा। अगर मैं माँ बाप हूं तो मैं तो उसको पढ़ाऊंगा, इसको बेटी को तो ब्याह देंगे, वो अगला बच्चा गोद में लेके घूमेगी कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसका वो काम है। या वो पानी भर के लाएगी, या वो लकड़ी काट के लाएगी। अब देखो कितनी अनफॉर्चुनेट चीज थी इंडिया के अंदर, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, इंडिया में कितने परसेंट घरों के अंदर टॉयलेट थे? गैस करो फटाफट, कितने परसेंट घरों के अंदर टॉयलेट थे? 50% घर के अंदर भी टॉयलेट नहीं था इंडिया के, 2014 की आपसे बात कर रहा हूं। तो पानी कौन लेके आ रहा था? आदमी, महिला। एलपीजी कनेक्शंस नहीं थे, वो उज्ज्वला स्कीम के तहत भारत सरकार ने अब जाके दिए हैं। आपको गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया जाएगा। उससे पहले लकड़ी कौन लेके आ रहा था? आदमी, महिला। सो वुमेन वर नॉट गोइंग टू द स्कूल्स, बिकॉज अगर लड़की स्कूल जाएगी, पानी कौन भरेगा, लकड़ी कौन लाएगा, दूध कौन निकालेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सो दैट वाज द लाइफ। एलपीजी स्कीम ने क्या इंपैक्ट किया? ये इंपैक्ट किया कि अब महिलाओं को लकड़ी काट के नहीं लानी पड़ेगी, सारा दिन लगा के वो स्कूल जाएंगी। बट आप माइंड मानसिकता नहीं चेंज कर सकते समाज की। कानून जितने मर्जी बना लो, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी मर्जी जारी कर लो, जिसको बेटा चाहिए अपने वंश वृद्धि के लिए, यही है ना पर्पस, बेटा क्यों चाहिए, और क्या करेगा बेटा? वंश, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं है, अब तो वंश खत्म हो जाएगा, बेटा पैदा करो, बेटा पैदा करो, यही तो टेंशन है, राइट। वंश के नाम पर चाहे एक कमरे का घर हो, तो रियासत थोड़ी है कोई। और कह रहे हैं वंश वृद्धि, अगला राजा कौन होगा मेरे इस एक कमरे के साम्राज्य का?
समहाउ हमारे दिमाग के अंदर ये इनग्रेन हो चुका है कि अगर बेटा होगा तो मेरी फैमिली बढ़ेगी, बेटी के बच्चे जो हैं वो हमारी फैमिली नहीं है, वो तो हमारी है ही नहीं। प्लस व्हेन शी इज नॉट गोइंग टू गिव एनी बेनिफिट, इनफैक्ट शी इज अ लाइबिलिटी वी विल हैव टू स्पेंड ऑन हर मैरिज। बेटी की शादी, बेटी की फैमिली के ऊपर बर्डन ज्यादा होता है ना, तो बेटी के लाइबिलिटी उसके खर्चे करने पड़ेंगे, और उसके बाद दहेज भी क्यों देना है? क्योंकि अब वो वाली फैमिली कह रही है कि अब आपकी बेटी का पालन पोषण हमने करना है, अगले 50 साल के लिए पैसे दो। वही तो डाउरी है, वही तो दहेज है। वो कह रहे हैं ये लो जी, आपको एक बेड, टीवी, फ्रिज, कार, ऊपर बिछाने के लिए चादर, कंबल सब देंगे। बस हमारी बेटी को जिंदा रखना, इससे ज्यादा तो हमने भी नहीं रखा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और यही चीजें अल्टीमेटली आपको डाटा में मैनिफेस्ट करते हुए दिखती है। तो बहुत ही जबरदस्त रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कस्टम्स एंड माइंड सेट। यू कैन नॉट चेंज माइंड सेट, उसको नहीं चेंज कर सकते। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कर दिया, पढ़ाओ पढ़ा तो सरकार देगी, लेकिन बचाएगी कैसे सरकार? बेटी को पैदा होने से पहले बचाना है ना, कि कहीं कोई डॉक्टर स्कैन करके जेंडर ना बता दे और मरवा ना दे। तो वहां से बचाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, बेटी को फिर पैदा होगी, फिर बचपन से उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट ना हो जाए तो बचाना है। उसके बाद उसकी अगर शादी कर दी जाए तो पति ही उसको मारना दे तो फिर बचाना है। ऐसी है ना। तो बचाने की प्रक्रिया अंतिम समय तक चलती रहेगी। महिला हमेशा ही वल्नरेबल रह रही है, पैदा होने से लेकर, पैदा होने से पहले से लेकर मरने तक। राइट। सो आप जेंडर का आप देख रहे हो, हर चीज में देखोगे अब आप, और यही सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में आपको मिलती हैं। मेरे पास किसी टीचर के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वो सब बताने की, जो न्यूज़पेपर आपको बताएगा। अपॉर्चुनिटी नहीं है, बता ही नहीं सकते हम, है ही नहीं, आज का डाटा यहां आएगा ही नहीं। जो मैंने आपको सारा कुछ वर्बली बता दिया, आपको रीड करने को कहां मिलेगा? न्यूज़पेपर में मिलेगा। ठीक बात है। देन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने क्या भविष्यवाणी की कि ये कैसे सरवाइव कर सकता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वेस्टर्न। अब वेस्टर्न कंट्रीज की हमारी और बहुत जबरदस्त हीन भावना है, हम उनके लिए भूखे नंगे गरीब कम दिमाग वाले सेकंड क्लास सिटीजन हैं। वी आर लाइक इंसेक्ट्स टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। राइट। इसलिए पिछले एक महीने से कुछ हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और भारत सरकार, प्रधानमंत्री खुद बार बार ये स्पीच दे रहे हैं दैट वी नीड टू शेड द कॉलोनियल माइंडसेट। हम आजाद हो गए, हमारा दिमाग आजाद नहीं हो रहा, आज भी हम स्लेव हैं अंग्रेजों के, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। है कि नहीं है? आप कपड़े लेने गए और दुकानदार ने बोला कि ये इंडियन है और ये इंपोर्टेड है, ये क्या मतलब हुआ? घटिया कौन सा और बढ़िया कौन सा है? कहना नहीं ना पड़ा। तो क्या पागलपन है, हम अपने ही सिविलाइजेशन को हमेशा अंडरमाइन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आप अंडमान नहीं जाओगे घूमने, नहीं जाओगे, आप मालदीव जाओगे, जोग्राफिकली स्पीकिंग इट इज द सेम आइलैंड, वो सेम ही आइलैंड ग्रुप है। लेकिन नहीं, मालदीव जाएंगे तो थोड़ा इज्जत बढ़ेगा समाज के अंदर। रिश्तेदार दोस्त कहेंगे कि अच्छा मालदीव गया था। उससे 50 किलोमीटर नीचे आप चले जाओगे अपने देश के आइलैंड ग्रुप के अंदर, लक्षद्वीप में, तो लोग कहेंगे कि वहां क्यों चला गया था? ये क्या है? ये कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा। हम आज भी गुलाम है, दिमाग से गुलाम है। और हमें अंग्रेजी बोलने वाले क्लर्क चपरासी बनाने की नजर से, थॉमस बैबिंगटन मैकुले नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1835 में एक माइन्यूट लिखा था इन इंडियन एजुकेशन, कि इंडियंस को क्या पढ़ाया जाए। तो उसने लिखा है, कोट अन कोट, क्या बात कह रहा है, इंडिया और अरब दुनिया की सारी जितनी भी लिटरेचर है वो सारी एक तरफ, और किसी भी इंग्लिश लाइब्रेरी की 2 शेल्फ किताबों की एक तरफ। देख रहे हो उसका रेसिस्ट एटीट्यूड? देख रहे हो आप? तो अगर इनकी हमारी 2 शेल्फ किताबें पढ़ लो, ये क्या नालायक लोग हैं। इसलिए इनको क्या पढ़ाया जाए? इंग्लिश पढ़ाया जाए। उसने कहा वी वांट टू क्रिएट अ जनरेशन दैट इज इंडियन इन स्किन एंड कलर, बट इंग्लिश इन माइंड, एटिकेट्स, मॉरल्स, वैल्यूज। तो बन गए, बन गए ना। तो इसलिए कुर्ता पजामा पहन के कोई नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा। दादाजी पगड़ी पहनते थे या टोपी पहनते थे, कुछ तो पहनते थे। वो अगर अब आ जाएंगे इस पीढ़ी के सामने तो छोटे बच्चे बोलेंगे ये कौन आ गया, ये क्या पहना हुआ दादाजी ने, है ना। बट समथिंग वेस्टर्न इज फाइन फॉर अस।
किसी छोटे टाउन में, हम भी जब छोटे टाउन में थे, जब हमारा शहर भी छोटा था, लाइक इन अर्ली 2000s, जब मैकडोनल्ड्स खुलता था ना मैकडोनल्ड्स, तो वहां जाके वो घटिया सा बर्गर, जिसको बना लुधियाना की ही एक फैक्ट्री रही है, पूरे इंडिया के मैकडोनल्ड्स के बर्गर आर बीइंग मेड बाय मिसेस बेक्टर, है क्रीमिका वाली आंटी, तो वही बन रहा है। लेकिन वो खा के अच्छी फीलिंग आती थी, वाइब आती थी, आज मैकडोनल्ड्स गए थे, है ना, पहली पहली बार। अब तो चलो हर जगह फैल गए। आज भी स्टारबक्स जाना इज समथिंग कूल। स्टारबक्स जो एक बाहर का ब्रांड है, खरीद टाटा नहीं लिया हुआ है, वो बहुत गंदा खाना दे रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। टिम हॉर्टन्स जाएंगे, है ना, चाय चूरी नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे। ये क्या है, ये हमारी कॉलोनियल मानसिकता हर जगह पे मैनिफेस्ट करती है, हर जगह पे हमारे सामने आती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ हुआ है, दे आर सेइंग दैट वी नीड टू सेट दिस कॉलोनियल माइंडसेट, हमारी सिविलाइजेशन बेटर है असल में, राइट। एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथ्स के ऊपर हम किताबें लिख रहे थे एंशिएंट टाइम्स में, उन्हें तो पता भी नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4-5 हजार साल पहले की सिविलाइजेशन, जहां पे ग्रेट बाथ बनी हुई है, जहां पे घर बने हुए हैं, क्वार्टर्स बने हुए हैं, सिटिडल्स बने हुए हैं, मतलब किलेबंदी करके ऊंचा शहर बनाया हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी ग्रीनरीज बनाई हुई है, तो उनके शहरों में तो नहीं मिली अभी तक, वो तो हमारे यहां मिली। सो वी हैड एवरीथिंग, or about which we could have been very proud, but we are not. That is a colonial mindset, right? And उसी माइंडसेट के हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री भी लिखते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं इंडिया के बारे में, उनसे हजम ही नहीं होता कि इंडिया कैसे कुछ अच्छा करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए आजाद हुए तो कह रहे हैं ये बर्बाद हो जाएगा, मैक्सिमम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15, राइट। तो अभी तक तो ठीक ही चल रहे हैं आज भी। लेकिन जब इसरो जितने पैसे में एवेंजर्स बनाता है हॉलीवुड, एवेंजर्स एक स्पेस के ऊपर बनी हुई मूवी थी हॉलीवुड, जितना पैसा उनको उस मूवी बनाने में लगा था, उससे कहीं कम पैसे में हमने मंगलयान भेज दिया था, असल का एक मिशन। एंड वो क्या करते हैं, इस चीज को अपने न्यूज़पेपर्स में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं कि एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसके अंदर ग्लास, शीशे के ग्लास के उस पार साइंटिस्ट बैठे बैठे हुए हैं और एक रॉकेट बना रहे हैं, और बाहर एक धोती पहने हुए, और जिसका कंकाल दिख रहा है, हड्डियां दिख रही हैं जिस बंदे की, वो बाहर से ऐसे दिख रहा है साइंटिस्ट को। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि भाई अपनी भुखमरी तो दूर करो, तुम कहां स्पेस मिशन करने निकल पड़े। ये उनकी विचारधारा है। अब उन सैटेलाइट्स के जरिए हम अपने किसानों की फसल कहां पर और कितनी डैमेज हुई है वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट फॉर देम टू डिसाइड फॉर अस, इजंट इट। ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें किस चीज के ऊपर कितना पैसा लगाना है, लेकिन उनसे हजम ही नहीं हो रहा कि भाई ये कौन सी कंट्री आ गई है, ये कैसे कर सकते हैं, हमसे बेटर कैसे कर रहे हैं कुछ। तो दैट इज द रेसिस्ट एटीट्यूड जो ऐसी प्रिडिक्शंस में उस समय निकला। और उन्होंने कहा कि टुकड़े हो जाएंगे भाषा के आधार पर या फिर किसी ना किसी धर्म, एथनिसिटी के आधार पर। एथनिसिटी समझते हो क्या होता है? आई एम अ पंजाबी, आई एम अ गुजराती, आई एम अ मराठी, आई एम अ नागा, ऑल दीज आर एथनिसिटीज। ये धर्म के आधार पर भी हो सकती हैं, ये भाषा के आधार पर भी हो सकती हैं, और ये किसी ट्राइबल आइडेंटिटी के आधार पर भी हो सकती है, राइट। तो मतलब किसी ना किसी आधार पर तो ये लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे और अलग होंगे एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया में जब जब कहीं से आवाज उठी, कोई कह रहा है कि जी हमें तेलुगु लोगों को अलग स्टेट दो, तो हमने कहा ले लो, तो दे दी, तो खत्म हो गया मसला। मराठी कहते हमें नहीं देते स्टेट, हमें भी दो, तो हमने दे दी, महाराष्ट्र बन गया, गुजरात बन गया। पंजाबी कहते पंजाबी सूबा मूवमेंट चाहिए, पंजाबी सूबा चाहिए, तो उनको मिल गई, तो पंजाब बन गया। तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स, नागास कहते हमें दो, मिजो कहते हमें दो, जिसने जिसने कहा हमने उसको उसको दे दी। हाँ, कैमरा तो ऑफ हो गया। लेकिन ऑनलाइन जो है वो कुछ कह भी नहीं रहे, तो मुझे लग रहा दिख रहा होगा शायद उनको कुछ वो और चुप हैं इतनी बात क्लियर है जी? ऐसा नो, क्यों दुखी हो इतना, बोलते चालते क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं हो आप खुश नहीं लग रहे मुझे जीवन से। हाँ, रोने लगे हैं आप, आधे लोग तो रोने ही वाले, कह रहे सर कि बहुत दुखी, आपने मेरी दुखती नवस पे हाथ रख दिया। हाँ, यू यू लुक वेरी सैड।
about something, you should enjoy the process of preparation. That is the most important thing. कैमरा हम्म, यहां पर है ये बात क्लियर है जी। सो इंडिया को कहा गया कि जिस देश में भूखे लोग हों उनको खाना दो, वोट मत दो। तो इंडिया ने दे दी। इंडिया ने स्विट्जरलैंड से पहले अपनी महिलाओं को वोट दिए। पता आपको? स्विट्जरलैंड अभी विचार कर रहा था कि क्या महिलाएं इतनी समझदार हैं कि सरकारें चुनेगी। तो इंडिया ने दे दी। इंडिया कह रहा है क्यों नहीं है, हमारी तो है। तो हमने 21 ईयर्स उस समय वोटिंग एज रखी और सबको मिल गई। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आप पढ़े लिखे कितने हो, कुछ मैटर नहीं करता। एवरीबडी गॉट द राइट टू वोट, राइट। सो वी वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी जिसकी असल में बहुत गहरी जड़ें हों। और वो आपको आज दिखता है कि चाहे इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए एंड जिसको दुर्गा कहा ऑपोजिशन ने, शी वॉज सो पॉपुलर, लेकिन अगर आप इमरजेंसी लगाओगे और डेमोक्रेसी को मारने की कोशिश करोगे फिर 2 साल के बाद इलेक्शन में इंदिरा गांधी बुरे तरीके से हारेगी। सो इंडियन वोटर पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। आप कितने पॉपुलर हो मैटर नहीं करता। आप अटल बिहारी वाजपेयी हो, दूसरी टर्म लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आपकी टर्म के दौरान जहाज हाईजैक हो रहे हैं या फिर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। इफ योर इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोटेक्ट द कंट्री, यू विल नॉट बी वोटेड टू पावर, राइट। सो बेसिकली दैट इज इट फॉर टुडे। टाइम भी हो गया हमारा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, हर्ष, सोनिया, एवरीबडी हेयर, सो यू कैन आस्क। हाँ जी कोमल, अब की बात है। गुस्से में हो या परेशान हो? परेशान है, अब तो हो गया हमारा, अब हमारा देश बहुत ठीक हो गया है। तो देश की चिंता नहीं कर लेनी आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देश की चिंता पड़ गई कि कैसे होगा ये सब हल। वो हो गया हुआ, पिछली पीढ़ियों ने कर लिया। अब तो हम आए हैं उस जमाने में जब हमें सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है और परवाह नहीं करनी है देश की। अब भुखमरी भी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी भी बन गई। अब वोट डालने भी नहीं जाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है बेसिकली। इनफैक्ट यू पीपल आर गोइंग टू एंटर इनटू द सिविल सर्विसेज। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो आप तो फील करोगे अपने देश के बारे में, बिकॉज आपको ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, राइट। यू नो कि सेक्रीफाइसेस क्या हुए, कहां से आए हम। इसीलिए हिस्ट्री पढ़नी होती है। इसीलिए हिस्ट्री पढ़नी होती है बिकॉज आपको कोई और बता देगा आपका इतिहास गलत है। और आप सोच रहे हो कि अच्छा हम इतने नालायक थे। जैसे इंडियंस का कॉलोनियल माइंडसेट है कि ठीक है, कह रहे हैं अंग्रेजों ने आके इंग्लिश में लिखा है तो भाई हम नालायक हैं तो होंगे, खुद सोच ही नहीं रहे हैं। वो अब पता लगना स्टार्ट हो गया, नहीं अच्छा कोई आर्यभट्ट भी था। हम्म? कोई मेडिकल साइंस और सर्जरी के ऊपर भी किताबें लिख के गया हुआ है, कुछ हाथियों के इलाज के ऊपर भी किताबें लिख के गया हुआ है, कोई दिल के बारे में किताबें लिख के गया हुआ है। ऑल दीज आर बुक्स रिटन इन एंशियंट टाइम्स, मिडीवल भी नहीं, तब की लिखी हुई किताबें हैं। ठीक बात है, ऐसा नो। यस सर। तो अब आपने क्या करना है, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, बैचेस में व्हाट्सएप नंबर भी होता है, तो वहां से ले लेना अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, आपने व्हाट्सएप कर देना है। अगर मैं जवाब ना दूं तो मेरे को रिमाइंडर देना है, 5 6 10 15 रिमाइंडर दुखी कर दो। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली दुखी नहीं करोगे, एक्चुअली हेल्प करोगे। ठीक है वो जो मैसेज नीचे चला जाएगा आधे घंटे के बाद फिर वो ऊपर आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग। चलिए, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। कल पढ़ के आना, पढ़ के आना तो ही आपको मजा आएगा, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। पेपर तो बाद की बात है, आपको मजा आना चाहिए। ठीक बात है, मजे मजे में तैयारी हो जाएगी तो पता ही नहीं लगेगा कि सिलेबस कब हो गया। और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ तैयारी है। यस। और साथ में अगर आप स्टोरी पढ़ोगे,
इन कुछ कहानियों के किस्सों के अंदर कुछ और कहानियां ऐड कर लोगे वाइल रीडिंग, आपकी रीडिंग खत्म हो जाएगी, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 1 में, चाहे आप स्टेट बीसीएस देने जाओगे चाहे आप यूपीएससी देने जाओगे। ठीक बात है। चलिए जी, मिलेंगे फिर कल।